मार्केट में मेरी तो कि मैं तो यही समझता हूँ कि जितना दूर और जितना सेफ लेके रहोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। उन्होंने मेरे दिमाग में मेरे बिल्कुल साइकोलॉजी बिल्कुल है ना, ब्रेन वॉश, मेरे ब्रेन में से उन्होंने रिस्क वॉश कर दिया। वही ऑप्शन सेलिंग की गेम वही है, आपको अपनी लीकेज रोकनी है जो बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स की, ठीक है, जो क्योंकि देखो ड्रॉडाउन तो आएंगे, पैसा बनाना गेम नहीं है, पैसा अपने आप बनेगा अगर ऑप्शन सेलिंग में हो तो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। लेकिन आज जो हमारे साथ इस बिग बोल सीरीज के पॉडकास्ट में हैं वो एक पहले फुल टाइम सिंगर थे, आजकल एक पार्ट टाइम सिंगर हैं, लेकिन फुल टाइम ट्रेडर हैं, वी रांझा। उनके हिसाब से स्टॉक मार्केट में रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। मतलब पहले रिस्क लेते थे, कैपिटल गंवाया है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल किया, मतलब बनाया, अपने प्रोसेस में लेके आए, अपनी साइकोलॉजी में लेके आए, और आज की तारीख में कैपिटल को प्रिजर्व करना उनका पहला फोकस होता है। उसके बाद प्रॉफिट बने या लॉस कम हो, वो अलग मुद्दे हैं। इस 1 घंटे से ज़्यादा के पॉडकास्ट में हम सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी साइकोलॉजी में रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करके किस तरह से आप अच्छा प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बना सकते हो। और भी टेक्निकल बातें हैं बिग बुल सीरीज के इस पॉडकास्ट में। वी रांझा, लेट्स गेट स्टार्टेड। वी रांझा, या दिल्ली से हैं आप। हाँ जी, आगे का एड्रेस नहीं पूछूंगा मैं, बट जनरली यही सवाल होता है अभी कि, और मैं आपको वी रांझा बोलूँ, रांझा बोल रांझा बोलते बोल, हैं, हाँ जी, हाँ जी। ओके। स्टॉक मार्केट का रांझा। सही है। रांझा, स्टॉक मार्केट में शुरुआत आपकी अभी हुई, एकदम से हुई, ऑर्गेनिक हुई, नेचुरल हुई, ज़बरदस्ती की गई, दोस्ती में देखा देखी हुई, कैसे हुई? नहीं, स्टॉक मार्केट में एक्चुअली क्या था बताता हूँ आपको। स्कूल टाइम में ना न्यूज़पेपर मिलते थे, स्कूल में न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करते थे, तो वो ना वहाँ पर एक कॉलम आता था, आज स्टॉक मार्केट कहाँ गई, आज स्टॉक मार्केट गिर गई, आज बढ़ गई। वहाँ से इंटरेस्ट जनरेट हुआ स्टॉक मार्केट का, स्कूल टाइम से? स्कूल टाइम से। उत्तरी वहाँ पे था कि आज बीएससी बढ़ गया। मेरे पापा इन्वेस्ट करते हैं शुरू से आईपीओस वगैरह में ना, तो होता था, तब मैं रहता था, पापा आज मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, चली जाती थी कभी कभी, ठीक है, आज लगता है पापा मार्केट नीचे जाएगी, चली जाती थी कभी कभी। 2008 में जो नॉन स्टॉप रैली आती गई थी ना, मैंने अपने डैड को बोल दिया था जनवरी में, पापा मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है, उन्होंने मेरी नहीं मानी। क्यों मानते? नहीं मानते, क्या आता था, उन्होंने मेरी नहीं मानी। उस टाइम पे बच्चा ही बोल रहा है ना, नहीं तो बच्चा तो था, बड़ा तो हो चुका था, बच्चा तो नहीं था, स्टॉक मार्केट फैमिली डिसीजंस तक तो पहुंच गया था कि हाँ पापा मान सकते हैं। स्टॉक मार्केट में बच्चा था, कहते हैं नहीं अरे नहीं गिरेगी, गिरेगी तो देख लेंगे, दोबारा बढ़ जाएगी। दैट पापा को कहना वाज बेस्ड ऑन एनालिसिस, और वैसे ही तब ना याहू चलता था, हाँ, याहू पे, तो याहू पे ना वही स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे, तो वहाँ पे ना कोई बहुत प्रो ट्रेडर्स भी आते थे, तो वहाँ से ओके। तो वो तब ना वो एक होता ना पीई रेशियो, या वहाँ लिखते थे कि मार्केट की पीई रेशियो बहुत ज़्यादा हैवी है, ये सस्टेन नहीं करेगी रैली। वहाँ पर पीई रेशियो से मेरे को, तब मैंने स्टडी करा व्हाट इज़ पीई रेशियो, तब गूगल बहुत हल्का चलता था, तो जितना थोड़ा बहुत पता लगा वहाँ से, तब पता लगा, तब मैंने पापा को बोला, पापा यार मार्केट में ना ओवरबॉट नाम की चीज़ है और मार्केट ना यहाँ से नीचे जाएगी। तो वो माने नहीं मेरी बात बिल्कुल भी, वो कहते हैं अरे नीचे चली जाएगी तो क्या दोबारा वापस चली जाएगी। वो जब जाती की बाद में कहते हैं यार काश मानी होती बात। ठीक है, तो वहाँ से तब वही, मतलब बहुत टाइम से स्टॉक मार्केट वही चीज़ें चलती आ रही हैं। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि मैं रिसेंटली अभी आया हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, डाउन 5-6 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग और फुल टाइम सिंगिंग दोनों चलती है। अच्छा, वैसे बाय द वे फॉर एवरीबडी टू नो, आप एक सिंगर भी हैं, आई मीन मेजरली एज ए प्रोफेशनल आप सिंगिंग की तरफ भी हैं, एंड देन आप फुल टाइम ट्रेडिंग भी करते हो। मुझसे लोग पूछते हैं, बहुत अक्सर पूछते हैं कि यू आर अ ट्रेडर फर्स्ट और सिंगर फर्स्ट। ये मैं पूछने वाला था। ठीक है, तो मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ इसका आंसर दे सकता हूँ कि कोविड से पहले आई वॉज अ सिंगर फर्स्ट, आफ्टर कोविड आई एम अ ट्रेडर फर्स्ट। अब क्या होता है, मेरे कोई शो वगैरह होता है ना, साफ मेरे सारे जो इवेंट्स लगाते हैं उनको पता है कि थर्सडे को शो करेगा ही नहीं है। क्योंकि इसने बैठ के एक्सपायरी ट्रेडिंग करनी है, थर्सडे को शो ही नहीं करेगा। थर्सडे के शो पहली या तो इवनिंग शोज होंगे, या तो होंगे वो थर्सडे के अलावा जब भी होंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे एक्सपायरीज बढ़ रही है तो मेरे को थोड़ा लग रहा है कि अब क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो हर एक्सपायरी है, मंगलवार की एक्सपायरी है, अब ट्यूसडे के साथ भी हो गया। ट्यूसडे को एक्चुअली मैं बहुत सेफ लेके चलता हूँ, तो ट्यूसडे को मैं कई बार तो मैं इतने सेफ ट्रेड लेता हूँ, को लिटरली बता रहा हूँ कि मेरे क्या होता है, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल ना ये है कि आई जस्ट डोंट वांट रिस्क एट ऑल ऑन माई कार्ड्स। मेरे को रिस्क नाम की चीज़ अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं चाहिए। बट जो सीख रहे थे
तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि यार मैं किस तरह का, मतलब एक होता है ना कि सिंगिंग लाइन में भी मैं ये इस तरह का सिंगर हूँ। सिंगिंग में बहुत सारे सूफी भी गा सकते हो, क्लासिक भी गा सकते हो, रॉक भी गा सकते हो, पॉप भी गा सकते हो, बट इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंट्राडे कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो। तो हाउ डिड यू फिगर आउट कि यार गलतियाँ की होंगी ना शुरू में, तो कि कुछ भी कर लिया, सीख लिया, लेकिन जब और सीख भी ऑनलाइन रहे हैं, कोई पर्सनलाइज सीखना तो है नहीं, जेनरिक है, सारे लोग वही वीडियो देख रहे हैं, तो सारे लोग तो पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो उस पॉइंट इन टाइम पे जब शुरुआत में क्या गलतियाँ की और अपने लर्निंग कर्व को कितना स्पेसिफिक अपने लिए जल्दी बनाया? देखो, मैंने पहले तो ये दिमाग में कर लिया था कि मुझे इंट्राडे ट्रेडर बनना है। कैसे? बताता हूँ। पोजिशनल नहीं बनना, ठीक है। क्योंकि मैंने दो लोअर सर्किट देख रखे हैं। 2008 में भी देख रखा है, 2020 में भी आया, ठीक है। बीच में जब ये ग्रीस क्राइसिस हुआ था वो भी देखा हुआ मैंने। तो मैंने मार्केट की बेयरिशनेस, अनएक्सपेक्टेड बेयरिशनेस देख रखी है। तो मेरे को था कि मैंने ट्रेड तो इंट्राडे करना है। अब उसके लिए मेरे को ढूंढना है कि मुझे कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि मेरे को पोजिशनल रिस्क मेरे को नहीं लेना, क्योंकि मेरे को शुरू से ही मेरे दिमाग में है कि मुझे रिस्क नाम की चीज़ नहीं रखनी, ठीक है। तो वो मैंने यही सोच लिया था कि मेरे को नो पोजिशनल ट्रेड्स, ओनली इंट्राडे। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है। अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, बस बाइंग तो मैं करता ही नहीं, चलो सेलिंग कर रहा हूँ। तो मेरे को उसमें ओवरनाइट रिस्क नाम की चीज़ जब मैं काट सकता हूँ, अगर मैं काट सकता हूँ तो मैं वो काटना चाहता हूँ कि मुझे नहीं करना वो। तो मैंने वहीं से ये सीख लिया कि मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत अलग अलग तरीके की ट्रेडिंग होती है। लोग फ्यूचर्स में करते हैं, लोग ऑप्शंस में करते हैं, लोग सिर्फ एक्सपायरी करते हैं। तो जब मैंने हर चीज़ ट्राई करके देख ली, जब मैंने उसका बाद में 1 साल बाद एनालिसिस किया, तो मेरा पैसा तो एक्सपायरी में बन रहा था। उसके अलावा या तो ब्रेक इवन डेज थे या लॉस डे, तो मैंने वो भी काट दिए। अब मैं सिर्फ एक्सपायरीज करता हूँ। कुछ ऐसा 2-3 इंस्टेंस बताइए जिन चीज़ों ने आपका ओपिनियन इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मेरे लिए एक पहली चीज़ तो वो कि ओवरनाइट कैरी करना मेरे लिए सही नहीं है। हाँ जी। ये सुनी सुनाई बात हो सकती है कि दूसरों का वीडियो देख के सीख लिया कि नहीं करना चाहिए। वो हम भी कहते हैं कि ओवरनाइट कैरी नहीं करना चाहिए, बट सारे लोग वो वीडियो देख के या उस चीज़ को समझते नहीं है। वो थोड़ा सा अपना हाथ जलाने की कोशिश करते हैं कि शायद मेरे लिए चल जाए। दूसरा, व्हाट वाज द रियलाइजेशन व्हेन यू काइंड ऑफ फिगर्ड आउट कि यार मेरे को पोजिशनल लेवल या इनफैक्ट विद इन इंट्राडे मेरे को इक्विटी या मेरे को फ्यूचर या मेरे को ऑप्शन में भी सेलिंग करना है, ये डिसीजन कैसे लिया? देखो, ऑप्शन सेलिंग मैंने ना कोविड से पहले भी करी हुई है। कितना पूछ सकता हूँ, कैपिटल क्या होता था? ऑप्शन सेलिंग में बहुत पैसा चाहिए होता है। तब कम कैपिटल से करते थे, तो था कि अपना 10-12 लाख के कैपिटल के हिसाब से करते थे। तो अपना बेसिकली था कि ऑप्शन सेलिंग कर रखी थी, तो देखी हुई थी कि ऑप्शन सेलिंग में होता है कि थीटा आता है। करेक्ट। ठीक है। तब ना क्या होता है कि थीटा तो सबको पता था, पर वो आईटीएम जाने के बाद गामा मूव होते हैं ना, वो नहीं बताते। वो मार्केट में जब ट्रेड करा, जब देखा रहे तो ट्रेड उल्टा पड़ गया, तो वहाँ से सीखा गया। तो ये मेरे को ऑप्शन सेलिंग मेरे को मतलब शुरू से मैंने आज तक मैं मार्केट में आई कैन से कि मैं आया ही ऑप्शन एज एन ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर में आया ही नहीं कभी भी। पर नॉर्मल स्टॉक तो खरीदे होंगे? हाँ, delivery सब में खरीदे हैं। swing किए मैंने हैं। IFCI तक खरीदा हुआ है। IFCI के अंदर जो होता ना, ये अपना IFCI तो लोगों को शायद नहीं पता होगा जो आज के ट्रेडर हैं। एक टाइम पे IFCI जैसे आज की ऑप्शन सेलिंग होती है ना, ऑप्शन बाइंग होती है, वैसा IFCI हुआ करता था। रोज़ सुबह आते थे, ICICI डायरेक्ट के अंदर अकाउंट था, ई मार्जिन मिलता था तब, ई मार्जिन के अंदर करते थे, घाटा खाते थे वो भी करा हुआ है। तो उसके बाद जब करने के बाद देखा कि नहीं यार, ये नहीं चल रही गाड़ी, यहाँ नहीं चल रही, यहाँ नहीं बन रहा पैसा, तब जैसे बुक्स वगैरह ऑनलाइन देखा, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे चीज़ें बेसिकली गूगल वगैरह पे देखा, तब ऑप्शन सेलिंग पता लगा कि ऑप्शन सेलिंग होती है। ठीक है। वहाँ से मैं सीधा ही स्टेप मेरा ऑप्शन सेलिंग की तरफ आया था, ऑप्शन बाइंग में कभी गया ही नहीं। और क्या शुरुआत से लेके ग्रेजुअल भी नहीं, कंसिस्टेंट ऑप्शन सेलिंग में कितना परसेंटेज के प्रॉफिट पे खुश रहते थे? 3 फेज़ है ट्रेडिंग के। एक तो जब बिल्कुल नया नया सीखा था, जब घुसे थे बिल्कुल मार्केट के अंदर कि ऑप्शन सेलिंग ट्राई करिए, तब ओवरनाइट भी कैरी कर रहे थे। देखे मैं कि भैया ओवरनाइट कैरी में रिस्क बढ़ जाते हैं, तो फिर वो डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया। उसके बाद फिर प्रॉपर एक्सपायरी ट्रेडिंग में आए, मतलब बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग में आए, नॉट एक्सपायरी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में आए। तो फिर कैपिटल और इंक्रीज़ करके ट्रेड करना जब चालू करा, उसके बाद अपना बीच में कई दिन ऐसे भी आए जब कि अच्छे लॉसेस दिए। फिर मेरे एक फ्रेंड है योगेश्वर पाल, ठीक है, ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर। उनके टीम में एक सर हैं, उनके सीनियर हैं, वो हैं जितेंद्र जैन जी। मैं उनसे मिला, उनसे मिलने के बाद उन्होंने मेरी लाइफ के बिल्कुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्टाइल सब चेंज कर दिया। उनसे मिलने के बाद क्या था कि उनसे मिलने से पहले मेरा जो एक दिन का इंट्राडे लॉस था ना, वो था 7% एक दिन का। एक्सपायरी ट्रेडिंग करा 7% डे दिया हुआ एक्सपायरी ट्रेडिंग के अंदर। ओके, एक दिन के अंदर हाँ जी। अच्छा खासा होगा। कैपिटल तो पैसे बताने की जरूरत कैपिटल नहीं तो है। अच्छा था। अच्छा size अब बहुत अच्छा कैपिटल था, मतलब
लोगों के शायद उतने कैपिटल नहीं होते जितना उस दिन मैंने इंट्राडे में लॉस दिया था मैंने, अच्छा, तो उससे शायद 5 टाइम्स ज़्यादा लिया था। तो क्या हुआ कि अपना जब मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरे दिमाग में एक चीज़ होता है ना कि बचपन में घुट्टी पिलाते हैं बच्चों को कि ये करो ये पी लो, उन्होंने मेरे दिमाग में मेरे बिल्कुल साइकोलॉजी बिल्कुल है ना ब्रेन वॉश, मेरे ब्रेन में से उन्होंने रिस्क वॉश कर दिया। कैसे? कि भाई बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है। जो मेरे बड़े बड़े दिन थे उन्होंने कहा उनको री एनालिसिस करो, वो जो 7% है वो 1% से होकर निकला है ना, तो एग्जिट ऑन 1%, डू इट ऑन अनदर डे। अब मैं एक दिन में 7% अगर दे देता हूँ, ठीक है, वो 7% देने के बाद मेरे को वो रिकवर करने के लिए मेरे को शायद 7 एक्सपायरीज लग जाएंगी। अगर मैंने 1% दे दिया तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के बाद से ब्रेक इवन पे आके प्रॉफिट बनाऊंगा ना मैं। उनसे मिल के आने के बाद मेरा जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो है 0.5% फ्रॉम लास्ट 7 to 8 months। 0.5% से ऊपर मैंने आज तक नहीं दिया लास्ट 8 months में, जब से मेरे एनलाइटमेंट हुई है उनसे मिलने के बाद। बट ये जो साइकोलॉजी है या ये जो स्ट्रैटेजी है, कट आउट लॉसेस छोटे लेवल पे ही, हाँ जी, वो वोलेटाइल मार्केट में तो खराब कर सकती है। मैंने तो अभी जब ये यूक्रेन रशिया सॉरी वो तो पहले की बात है, अभी जब ये बैंकिंग क्राइसिस है, बजट क्या वॉलेटिल है, तब भी नहीं हुआ मेरे को कोई इशू। वॉलेटिल मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको एग्जांपल देता हूँ आपको। वॉलेटिलिटी जो है ना वो ऑलरेडी ऑप्शन प्राइसेस के अंदर इंड्यूस्ड है, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं एक पर्टिकुलर प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे पूरा दिन में बैंक निफ्टी की 20 रुपये की ऑप्शन बेचनी है एक्सपायरी वाले दिन। जब मार्केट उसको उस एक डे को वॉलेटाइल सोच के चल रही है, तो वो ऑप्शन जो है वो सपोज नॉन वॉलेटाइल समझ के चल रही है, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली 400 पॉइंट दूर है बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब मार्केट में जैसे बजट के नेक्स्ट डे था या बजट से पहले वाली एक्सपायरीज थी, जिस दिन अदानी सागा हुआ था, ठीक है, उस दिन मार्केट ऑलरेडी एज्यूम कर रहा है कि आज वॉलेटिलिटी होगी, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली 2000 पॉइंट दूर हो जाएगी। वो तो वो प्राइस जो है 20 रुपये की ऑप्शन जो होगी वो ऑटोमेटिकली 2000 पॉइंट दूर रहेगी। तो प्रीमियम सेलेक्ट करके मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसमें को बेनिफिट ये होता है कि मैं ऑलरेडी मार्केट ही मेरे को बता देती कि भाई आज वॉलेटिलिटी है कि नहीं, मेरे को रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती अपने अभी। मैं ऑप्शन को ना ये नहीं देखता कि मेरे को यहाँ आज मार्केट से 200 पॉइंट 400 पॉइंट दूर बेचना है। मैंने बना लिया कि मुझे हफ्ते का इतना % बनाना है, तो मुझे इतने रुपए की ऑप्शन ही बेचनी है और वही मुझे पैसा देके जाएंगी। आपको ये ग्रीक्स वगैरह हेल्प नहीं करते, विक्स वगैरह हेल्प नहीं करता इसमें? विक्स हेल्प देखो ना, आपको बताता हूँ। अब सपोज करो विक्स कल 24 हो जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं होने का। ठीक है 24 हो जाए अगर, तो क्या होता है कि 24 मैं इसके ऊपर बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग मैं बताऊंगा। 24 अगर हो जाता है तो ऑलरेडी जो आज के ऑप्शन प्राइसेस सपोज जो 500 पॉइंट दूर की ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली 2-2500 पॉइंट दूर के प्रीमियम होंगे, ठीक है। तो जब मैं प्रीमियम बेस पे खेल रहा हूँ तो मेरे को वो रिस्क नहीं आता। वो पहले से ही मार्केट ने मार्केट ऑलरेडी कैलकुलेट करती है ना। देखो इंश्योरेंस बिजनेस है ऑप्शन सेलिंग, करेक्ट, ठीक है। अब सपोज करो कि जैसे पहाड़ी इलाकों में फ्लड्स आती है, वहाँ पर अगर कोई बंदा हाउस का इंश्योरेंस कराने जाता है और दिल्ली में कराने जाता है, तो वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि उन्हें पता है कि यार यहाँ बाढ़ आ सकती है, कभी भी आ सकती है, तो वो प्रीमियम ज़्यादा लेते हैं उसके। स्टॉक मार्केट में जितनी भी बातें हैं टेक्निकल लेवल पे, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सारी रिफ्लेक्ट होती है। लाइक द एग्जांपल यू गेव, परफेक्ट एग्जांपल। या मैं आता हूँ क्या होता है, देखो मेरा टारगेट रहता है कि मुझे हफ्ते का 1% बनाना है, मुझे एक दिन का % या एक घंटे का 1% नहीं चाहिए। हफ्ते को ब्रेक कैसे करते हो 1% के लिए? चलो इसके लिए भी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप ब्रेकफास्ट करते हो, हाँ, फिर लंच करते हो, फिर आप डिनर करते हो, फिर सो जाते हो, अगले दिन ये रिपीट करते हो। हाँ, ऐसा तो नहीं करते ना कि सुबह ही पूरा सारा खाना खा लोगे कि भैया आप पूरे दिन मेरे को कुछ खाने की जरूरत नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर रहा हूँ कि मुझे लंच और डिनर की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक्सपायरीज हो गई हैं 3, मैं करेंसी एक्सपायरी भी ट्रेड करता हूँ, अच्छा, ठीक है। एक्सपायरी हो गई 3, अब तो जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं शायद एक्सपायरी दिन में भी 2 ले आएंगे हमारी एक्सचेंजेस कि भैया सुबह इवनिंग सेशन एक्सपायरी है ना। गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं दिल्ली के, कि मॉर्निंग स्कूल अलग चल रहा है, इवनिंग अलग चल रहा है। वैसे क्या पता एक्सपायरी लेना, जस्ट किडिंग, ऐसा नहीं होने वाला। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट मे। अब तो एक्सपायरीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो क्या करूँ मैं, क्या करता हूँ कि मेरे को वो 1% ना एक दिन से नहीं चाहिए, मेरे को ट्यूसडे से मिल जाए कुछ पॉइंट्स, मुझे कुछ पॉइंट्स थर्सडे से मिल जाए, कुछ पॉइंट्स मेरे को फ्राइडे को करेंसी ट्रेडिंग से मिल जाए, हो गया मेरा 1%। मैं पूरा खाना ट्यूसडे को क्यों खाऊं? ये मान लो कि किसी ने 1 लाख रुपए कमाना है महीने में, हाँ जी, और 1% मतलब 4% हो गया महीने का, वो करेक्ट, उसके कैपिटल का 4% होगा। तो अगर अपन मैथ करें तो 25 लाख के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट कमा सकता है, 4% तभी मिलेगा। ठीक है।
तो पहले तो ऑप्शन सेलर के लिए 25 लाख कैपिटल एक ऑप्टिमल कैपिटल है। अरे मैं 25 भी नहीं, मैं तो कहता हूँ 50 लाख से कम ऑप्शन सेलर होना ही नहीं चाहिए किसी को। अपन चलो एग्जांपल के तौर पे लेके हाँ चल जी। रहे हैं। तो अगर उसको 25,000 रुपया पर वीक कमाना है, एक महीने का 1 लाख रुपया कमाना है, तो 25,000 को यू आर सेइंग ब्रेक करते हो आप तीनों एक्सपायरी में करते हो, हाँ करेंसी में भी करते हो, फिर निफ्टी में भी करते हो, निफ्टी में भी करते हो। अभी तो मिड कैप निफ्टी के अंदर जीरोधा में ट्रेड करता हूँ। जीरोधा ने अभी ब्लॉक करी हुई है, नॉट अलाउड ड्यू टू लिक्विडिटी। वो आएगी तो वेडनेसडे भी ट्रेड करूँगा एक्सपायरी, और रिस्क कम कर दूंगा ना दिन के। हाँ, और मैं एक नॉर्मल इसको एक एग्जांपल रियल टाइम एग्जांपल थोड़ा की तरफ लेके जाना की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 25,000 आ गया। अब हाउ डू यू फिगर आउट कि 25,000 का क्या परसेंटेज, 25,000 का 50% मैं निफ्टी से निकाल लूँगा, 25 में वहाँ से निकालूँ। हाउ डज दैट वर्क? वो मैथ कैसे वर्क करता है? देखो सारी गेम आईवी की होती है, ठीक है। फिन निफ्टी के आईवी जो ट्यूसडे को एक्सपायर होती है उसके थोड़े कम होते हैं, तो मेरा टारगेट रहता है 0.5-0.2% मुझे वहाँ से मिल जाए। 0.5-0.2%? हाँ वहाँ से मिल जाए। बहुत दूर दूर के ऑप्शन देता हूँ मैं तो, 1-1 ₹1.5 वहाँ पे 4 चांसेस है निकाल लेने के मेजर चांस। हाँ ठीक पर है। वहाँ पे लिक्विडिटी यू आर सेइंग हाई नहीं है? नहीं लिक्विडिटी नहीं, आईवी तो ठीक है, आईवी लिक्विडिटी के चांसेस क्या है? मतलब वहाँ बहुत पे है है, वहाँ पे लिक्विडिटी वॉल्यूम है? आप चेक करो, निफ्टी से ज़्यादा लिक्विडिटी है फिर निफ्टी में ट्यूसडे को। अच्छा, हाँ निफ्टी थर्सडे को से ज़्यादा? ट्यूसडे से। अच्छा, ट्यूसडे ट्यूसडे को ये अगर मैं थोड़ा ज़्यादा हो कंपेयर जाता करूँ, हाँ ट्यूसडे को मैं कंपेयर करूँ हाँ, तो that तो is निफ्टी से डबल है, डबल क्या ट्रिपल है शायद। अभी देखो मैं वॉल्यूम चेक करके दूंगा वेब, तो उससे शायद ट्रिपल है। हाँ तो लिक्विडिटी की कोई कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम से बड़ा है या क्या है? मतलब स्लो ग्रेजुअली बढ़ा है। ग्रेजुअली बढ़ा। मैं तो मैं शायद उस टाइम पे ट्रेड करता था तो मैं अपनी कैपिटल के हिसाब से, मैं एक टाइम ऐसा भी था कि शायद 5% वही मेरा बन जाता था। दैट वाज इन मार्च लास्ट ईयर, मार्च अप्रैल के आसपास, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट डेट, जब बहुत कम वॉल्यूम होता था। क्योंकि मेरे को तो ऑप्शन सेलिंग करनी है, मेरे को तो शायद अगर दूर का प्रीमियम, अगर फेयर वैल्यू उसकी शायद 50 पैसे है फॉर एग्जांपल, और मुझे अगर मिलते हैं 30 पैसे, तो मैं 30 पैसे में बेच के दूर ऑप्शन जीरो करनी है ना मेरे को तो। क्योंकि मेरी एज तो थीटा है, मेरी एज तो वो है ना कि मेरे थीटा की मतलब वो जीरो होगी एक्सपायरी होगी, ठीक है। तो पहले मैं तो बहुत शुरू से कर रहा हूँ। बहुत सारा आप कह रहे वॉल्यूम है, तो वहाँ पे ठीक ठाक प्रीमियम की वैल्यूज मतलब प्रीमियम थोड़े कम है, कम है। तभी तो 0.2% वहाँ से ले रहा हूँ ना मैं। बाकी अराउंड 0.6, 0.5, 0.7% मुझे मेरा टारगेट रहता है कि मुझे बैंक निफ्टी से मिल जाए। आई ट्रेड इन बैंक निफ्टी, क्योंकि आईवी ज़्यादा ना, ज़्यादा महंगी चीज़ आपने पहले पॉइंट मान लो कि आपने 0.4% सोच लिया कि मैं फिर निफ्टी से निकालूंगा। नहीं 0.4 सोचता ही नहीं मैं, 0.5, 0.1, 0.2% मैक्सिमम, 0.2% मैक्सिमम 0.2 सोच लिया आपने। हाँ जी। तो आप कैपिटल भी उसी बेस पे डिसाइड करते हो? हाँ कि मैं पूरी कैपिटल से, आप समझो पूरी कैपिटल से करके मैं अपनी स्ट्राइक्स दूर ले जाता हूँ ना मैं। आप सपोज करो कई लोग क्या करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, लोग करते हैं कि मैं अपनी 25% कैपिटल बेचूंगा, 25% कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करूंगा पर पास की स्ट्राइक बेचूंगा। अरे पूरी कैपिटल से दूर बेच दो ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जीरो होने की ना, उसके स्टॉप लॉस लगने के चांसेस कम है। मैं तो ऐसे करता हूँ सर। नहीं ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। रेंज बना लेता हूँ ज़्यादा, But you put all you go all guns blazing, ऑल इन सारा इकट्ठे ही जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, लोग उल्टी गेम खेलते हैं, क्या करते हैं 20% कैपिटल से पास की स्ट्राइक भेज देंगे, स्टॉप लॉस तो लगेंगे ना। आप रिस्क में लेंगे पर उसमें और कम बनाएंगे, पैसा कम बनाएंगे ना। पैसा मैं बताऊं, पैसा सबका 1% हफ्ते का ही बनता है ऑन एवरेज, ठीक है। जो मैंने कैलकुलेट करा, मैंने बहुत एल्गोज मैंने बैक टेस्ट करके देखी, अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखा और भी करके देखा, पैसा उतना ही बनता है, ठीक है। पैसा उतना ही बनता है, पर ये है कि कई लोग ज़्यादा रिस्क लेके कमाते हैं, ठीक है, और कोई कम लेके बनाते हैं। आपका 0.2% का बनने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आपने सारा का सारा कैपिटल रिड्यूस कर दिया। कंसिस्टेंसी। तो ट्यूसडे तो निकल लिया, ट्यूसडे निकल गया, 0.2% भी आ गया, 0.8 बाकी है। हाँ जी। वो कैसे? सिमिलर माइंडसेट। 0.6, 0.7%, 0.5% में टारगेट करता हूँ बैंक निफ्टी से आ जाए, बैंक निफ्टी से, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी के आईवी ज़्यादा होते हैं तो थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद करेंसी के अंदर 0.1, 0.2% मिल जाए, 0.9 से लेके 1.1% कुछ भी बन जाता है हफ्ते का। कुछ फ़र्क है जब करेंसी में करते हो या नॉर्मल? करेंसी में ना बहुत बड़ा इशू है एक छोटा सा, मैं आपको बताता हूँ। करेंसी में क्या होता है, जैसे हमारे तो अगर मैं आज चाहूँ तो मैं बैंक निफ्टी की अगर एक्सपायरी वाले दिन मैं चाहूँ तो मैं 5% दूर की स्ट्राइक भी बेच सकता हूँ, ठीक है। करेंसी के अंदर इशू क्या होता है, करेंसी के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ आप या तो ATM या 1 OTM बेच सकते हो, बाकी सब लोअर सर्किट पे है, कोई वॉल्यूम ट्रेड ही नहीं होता उसके अंदर। अच्छा, हाँ, ये नंबर्स ऐसे ही हैं क्योंकि उसकी ना एक्चुअली वॉलेटिलिटी बहुत कम है, मूवमेंट बहुत कम है, और स्ट्राइक्स जो है 25-25 पैसे के डिस्टेंस पे हैं। तो आप सिंगल ट्रेड मारते हो या स्कैल्पिंग करते हो उसमें? सिंगल ट्रेड स्कैल्प नहीं करता मैं। तो अगर ज़्यादा मूवमेंट है ही नहीं तो फिर कितना को निकाल लोगे? कई बार ऐसा होता है कि मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते,
वही हाँ तो स्किप कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंटेड मिल जाए बहुत है। टेंशन नहीं लेनी। हाँ सर क्यों टेंशन क्यों लूँ सर, पैसा बनाना गेम है, पैसा कितना बनाया वो गेम नहीं है, पर गेम ये है कि पैसा कितना नहीं देना, मार्केट में रिस्क नहीं लेना, मार्केट को पैसा दे के नहीं कमाना, वो तो कोई भी कर सकता है। आज मैं चाहूँ तो मैं ATM के आयरन फ्लाई बना दूँ, ठीक है, मेरा रिस्क होगा कम, रिवॉर्ड होगा ज़्यादा, पर वो रिस्क जाएगा ज़्यादा आएगा कम, ठीक है, आएगा तो एक साथ आएगा पर छोटा छोटा करके जाता रहेगा, मुझे वो देना ही नहीं ना। मतलब बेसिकली मेरे को ये है कि मैं अपने अकाउंट में डेंट नहीं चाहता बिल्कुल भी, एक स्लोप ऊपर मार्केट जाती रहे, मतलब मेरा जो पे ऑफ जो मेरा अकाउंट कर रहा है वो सीधा सीधा हल्का हल्का ऊपर जाता रहे, बहुत है। पर यहाँ पे कई बार तो कुछ ऐसे जोन में पहुँच जाते होगे जब लगा कि यार ये कहाँ गया, हमें नुकसान हो गया ये तो। देखो लॉस मार्केट में है, लॉस तो होता है ना, ठीक है, पर लॉस कम होता है क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना सेफ लेके चल रहा हूँ। मैं आता हूँ अभी 25 जनवरी को, जिस दिन अदानी की न्यूज़ ब्रेक हुई थी, एक्सपायरी थी, दिया था 0.2% दिया था उस दिन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मेरी रेंज बहुत दूर है, क्योंकि तब IV प्रीमियम पता ना बजट के रिस्क रिवॉर्ड क्या है? हाँ रिस्क रिवॉर्ड क्या लेके चलते हो? रिस्क रिवॉर्ड मेरा रहता है कि देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड वही है 1:1 है, या तो मैं इस एक्सपायरी में, मतलब मेरा जो टारगेट रहता है मैं 1% दूंगा, 1% ले ला, बेसिकली 1% फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, हफ्ते के अंदर 1% दूंगा या 1% लेके आऊँगा। पर चक्कर ये है कि मैंने अपनी गेम को इतना डिवाइड कर दिया, इतना दूर दूर कर दिया है कि मेरी कंसिस्टेंसी जो है ना वो मुझे रिवॉर्ड देती है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर जब मैं एक्सपायरी ट्रेड कर रहा हूँ मेरी एज है कि सारी ऑप्शन 0 होनी है, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई ऑप्शन बेची, वो ITM बंद हो गई, पर मैं उसमें पहले निकल जाऊंगा ना। मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि मैंने अगर 20 रुपये की ऑप्शन बेची मैं उसे 300 तो होल्ड रखूंगा, 20 की बेची मैं उसका स्टॉप लॉस 100% लगा दूंगा, 40 होगी तो मैं अगली 20 की बेच दूंगा, ये 40 होगी तो मैं अगली, कोई तो 0 होगी ना, कहीं तो पैसा बनेगा ना, नहीं बनेगा तो थोड़ा जाएगा, ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना। नहीं, लोग कहते हैं ना यार अपन कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड है, हाँ बट देन लॉस अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि ओवरनाइट है, हाँ, ओवरनाइट है। अगर मैं एक्सपायर करके खत्म कर दूंगा तो फिर क्या, इंट्राडे है, मेरे हाथ में बटन है एग्जिट करना, तो क्या दिक्कत है। निकल सकते हो। क्योंकि ओवरनाइट में देखो ना, मैं बताता हूँ आपको, ओवरनाइट में क्या होता है, आज यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, ठीक है। अभी रिसेंटली लास्ट वीक न्यूज़ थी कि यूक्रेन ट्राइड टू असैसिनेट पुतिन, तो खुद को मारा है उसने वो खबर वो भी है। पर अगर पुतिन ने यूक्रेन रशिया पे पुतिन ने अगर यूक्रेन पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी होगी तो मुझे थोड़ा ना फोन करेगा, भाई आपकी पोजीशन है तो नहीं मार्केट में, ठोक दूं उसको, या अगर US और UK ने US और रशिया ने लड़ाई करनी है आपस में, तो मुझसे थोड़ा ना पूछेंगे कि भाई आपकी पोजीशन क्या है। उसको क्या नाम है, चाइना के प्रेसिडेंट, चाइना वर्सेस ताइवान अगर होनी होगी, शी जिनपिंग, उनको फोन करेगा वो करेगा कि भाई तुम्हारी पोजीशन तो नहीं है। अरे मेरे को तो लगता है कभी कभी ये खुद ही ये करते हैं, सारी की सारी जो बड़ी इवेंट्स होते हैं एक्सपायरी वाले नहीं होते हैं। और आपको याद है यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, आपको लगता है यार एक्सपायरी को पता है कि हमारी निफ्टी की एक्सपायरी कब पड़ती है? अरे नहीं अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ थी कि यूक्रेन की उसकी पुतिन की कोई स्पीच थी, वो भी थर्सडे को। अच्छा, उससे पहले था अपना जो वॉर ब्रेकआउट हुई थी वो भी थर्सडे को। अभी इससे पहले जो ये लड़ाई हुई है कि जो सेल्फ अटैक करा है वो भी वेडनेसडे को, अगले दिन क्या एक्सपायरी। पता रशिया में कस्टम में वीरवार शुभ दिन माना जाता हो हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके ओके, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग के लिए क्लियर, रिस्क रिवॉर्ड क्लियर हो गया है। हाँ जी। हाँ, अगर कोई पोजीशन करना चाहता है ना, उसके लिए मैंने एक मैच बना रखी है। क्या? आप अपनी पोजीशन ऐसे लेके जाओ कि आपका मैक्स लॉस चाहे लोअर सर्किट लगे चाहे अपर सर्किट लगे 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। पैसा बनाना गेम नहीं है, पैसा अपने आप बनेगा अगर ऑप्शन सेलिंग में हो तो। लीकेज रोकनी है, टैंक की होती है, पानी की टैंक होता है ऊपर, ठीक है। अब आपने टैंक के नीचे होल कर दिया, ऊपर पानी भरे जा रहे हो, तो कभी जिंदगी में नहीं भरेगा वो पानी, तभी भरेगा जब पूरा टैंक परफेक्ट है तो, ठीक है। वही ऑप्शन सेलिंग की गेम वही है, आपको अपनी लीकेज रोकनी है जो बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स की, ठीक है। जो क्योंकि देखो ड्रॉडाउन तो आएंगे, ऐसा नहीं है कि ड्रॉडाउन नहीं आएंगे, ऐसा कोई बिजनेस ट्रेडिंग में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हर रोज़ प्रॉफिट कर सकता है। ड्रॉडाउन आ सकते हैं, तो वो ड्रॉडाउन की इंटेंसिटी रोकनी पड़ेगी कि भैया हल्के हल्के हों, बहुत छोटे छोटे हों। अगर बहुत पिन जितना सुराख होगा ना तब भी टैंक भर जाएगा, पर अगर इतना बड़ा होल होगा टैंक के अंदर, टैंक कभी नहीं भरेगा। ये यार टाइम या एक्सपीरियंस के साथ ही बात समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि अपन कह दें कि शुरू से ये सोच रही है। यू सेड 7% लॉस इन 1 डे, ऐसे कितने और दिन थे उस टाइम पे जब तक ये डिस्कशन नहीं हुई थी? क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, पहली बार था वो, और 3 दिन नींद ही नहीं आई, क्या कर दिया ये। उससे पहले कितना लॉस को ओके मान लेते थे? 1.5-2%। 1.5-2%। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये चलो इतना चलता है। हाँ चलता है। रिस्क रिवॉर्ड की तब समझ थी इतनी क्लैरिटी के साथ? ये एक्चुअली उस दिन आया था, देयर वाज अ ब्लैक स्वैन, एक्सपायरी ब्लैक स्वैन टाइप का था कि मार्केट
15 मिनट के अंदर ही 600 पॉइंट ऊपर, 15 मिनट में 600 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस मारे, फिर 15 मिनट में 600 पॉइंट। 23 जून था लास्ट ईयर 2022 का, जो भी एक्सपायरी करते हैं सबको याद होगा वो दिन, वो उस दिन दिया था पैसा। यार थोड़ा मैं डिस्कशन को थोड़ा डाइग्रेस करता हूँ। ये ब्लैक स्वैन इवेंट्स होते हैं, बट देन बहुत बार होता है कि ब्रोकर्स की ऐप भी नहीं चलती है, दिक्कतें होती हैं, और लोग कह देते हैं, ब्रोकर्स कह देते हैं, कई बार तो ब्रोकर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कई अच्छे ब्रोकर होते हैं जो पैसा वापस कर देते हैं, और कई बार कह देते हैं कि भाई पीछे जो क्लियरिंग हाउस है या जो डेटा फीड हमें प्रोवाइड करता है उनका इशू था, हमारा तो इशू था ही नहीं, मतलब पल्ला झाड़ लेते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? देखो ब्रोकर में ग्लिच तो देखो आ सकते हैं, और टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो कभी एक्सचेंज में भी ग्लिच आ जाते हैं, ब्रोकर में भी आ सकते हैं। किस तरह के, कितने तरह के ग्लिच हो सकते हैं? देखो 3 तरह के ग्लिच हो सकते हैं। एक या तो एक्सचेंज ही जैसे बीच में हुआ था 2021 में, 2021 एक्सचेंज ही बंद हो एक्सचेंज ही बंद हो गया था, कुछ घंटों के लिए एक्सचेंज बंद हो गया था। एक ग्लिच होता है कि ब्रोकर आपका ऑर्डर तो ले रहा है, वो एक्सचेंज में आगे पास नहीं कर पा रहा, वहाँ एरर आता है। एक एरर आता है कि ब्रोकर आपसे ऑर्डर ले लिया, एक्सचेंज में तो आ गया, एक्सचेंज में वो आपके नाम का ऑर्डर डल गया, पर ब्रोकर आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा किस प्राइस में हुआ, वहाँ पर वो सबसे खतरनाक ग्लिच होता है वो। क्योंकि क्या होता है, अभी फिनविशिया के केस में भी ऐसा ही हुआ था, एग्जैक्टली ऐसा ही, कि ऑर्डर जो थे वो एक्सचेंज में तो जा रहे थे, पर वो फ्रंट एंड में शो नहीं कर रहे थे। हाँ, दिख कुछ हो ही रहा था, दिख कुछ हो रहा था, कह रहे थे कि बैकएंड में सब कुछ सही है। सबसे खतरनाक ग्लिच वो है। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड लिया, अब मैंने अपनी काउंटर, मैं उस पर पोजीशन काट रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी, मेरे को लगा कि ब्रोकर में ग्लिच है, ठीक है। ऐसा एक्चुअली उसमें भी ज़ीरोधा में भी हुआ था, 2022 में मेरे साथ हुआ था, सितंबर के फर्स्ट एक्सपायरी में हुआ था। अब क्या हुआ था, 2 बजे के आसपास एक्सपायरी थी, और मैं मेरे स्टॉप लॉस लगे। वो स्टॉप लॉस लगने के बाद मेरे 20 रुपये के स्टॉप लॉस फॉर एग्जाम्पल थे, और 20 रुपये की पोजीशन थी, 40 रुपये का स्टॉप लॉस था फॉर एग्जाम्पल। अब वो 40 का रेट 55 हो गया, ट्रेड नहीं हुआ। मुझे लगा शायद जंप मार गया होगा, उसके बाद नीचे 37 आया, तब भी ट्रेड नहीं हुआ। तब मेरे को समझ में आया कि ब्रोकर में ग्लिच आ गया। मैंने वहाँ पर सारे ऑर्डर कैंसिल मारने की कोशिश करी, कैंसिल नहीं हो रहे। उसके बाद एक बार मैंने ट्राई करा कि मैं मैनुअली एग्जिट मारता हूँ, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, पोजीशन नहीं जा रही। फिर मैंने कहा वेट करते हैं, लेट्स वेट। वो मेरा उस दिन के बाद से मैंने अपने एक पैरेलल अकाउंट के अंदर मैंने फंड्स डालने चालू कर दिए। अच्छा। क्योंकि बेसिकली क्या है, मैं ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है, मेरे पास मुझे 1% का ही थीटा चाहिए। तो अगर सपोज करो कि मैंने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की ऑप्शन बेची, तो मेरे को 1 लाख रुपए मिलना है, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपए मैं एक दूसरे ब्रोकर में डाल के रखता हूँ कि अगर कभी गलती से ग्लिच आ जाए तो मैं उस पोजीशन को पैरेलल पोजीशन वहाँ पर अपनी काउंटर पोजीशन बना लूँ, ताकि मेरी कैपिटल ना उड़े। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर ब्रोकर में ग्लिच आ गया तो थोड़ा बहुत लॉस तो झेलना ही पड़ेगा, वो ज़्यादातर केस में पैसा वापस नहीं मिलता है, नहीं मिलता, ठीक है। तो वही है कि सबसे रिस्की है कि आप पोजीशन काट रहे हो। अब टेक्निकली क्या था मेरे साथ उस केस में, क्या हुआ था, मैंने ऑप्शन सेल करी हुई थी, ठीक है। अब मेरे स्टॉप लॉस लग रहे हैं पर वो ट्रिगर नहीं हो रहे, मैंने उसको बाय किया। उसने एक्चुअली सपोज मैंने जितने मैंने सेल किए हुए थे, मैंने ट्राई करके उससे डबल बाय हो गई। और जब एक्सपायरी थी उस दिन, उसके बाद क्या हुआ, जब वो आधे घंटे बाद आया, तब मुझे पता लग रहा है कि एक्सचेंज मुझे ज़ीरोधा मुझे दिखा रहा है कि जो ऑप्शन आपने 34 मिली थी, अब 7 रुपये की है वो, तो वहाँ लॉस हुआ। उसके बाद से मैंने डाल लिया कि जहाँ ग्लिच आ गया वहाँ दूसरे ब्रोकर में ट्रेड करो, इसमें मत करो। फिर एक्चुअली मैंने बेची थी कुछ, मेरे ख्याल से शायद 12,000 क्वान्टिटी, और बाय होगी मेरी 24,000 क्वान्टिटी, ठीक है। वो उल्टी बाय होगी। अपने हाथ में होती नहीं चीज़ जो, उसके लिए एटलीस्ट थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट, यही हम अपने लेवल पे यही कर सकते हैं, हमारा आरएमएस तो यही है। हाँ, वो रिस्क मैनेजमेंट, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। एक्सचेंज भी बोलता है, ब्रोकर भी कहता है कि अगर रिस्क, अगर हमारी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो, पर अगर कुछ हो गया तो आपकी जिम्मेदारी है उसमें भी। तो इसीलिए पैरेलल लेके चलना चाहिए। बाकी एनएससी भी अब एक प्लेटफॉर्म लेके आ रही है अभी जल्दी। एनएससी क्या करने वाली है कि जैसे, अब पता नहीं कब से होगा, सुन तो बहुत टाइम से रहे हैं, पर अब शायद जब जैसे ग्लिचेस वगैरह बढ़ गए हैं थोड़े बहुत, तब से क्या पता ये भी अपना प्लान फास्ट फॉरवर्ड कर दें। ये क्या करेंगे कि आप एक ब्रोकर, जैसे आपने ब्रोकर पे ट्रेड लिया, ठीक है, ब्रोकर में ग्लिच आ गया, तो आप एनएससी की वेबसाइट में वहाँ पर एक आपको पता नहीं सेपरेट लॉगिन मिलेगा या उसी लॉगिन से, मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो जब आएगा तब पता लगा। वहाँ पे लॉगिन करके आप अपने पोजीशन वहाँ पर चेक कर सकते हो कि एक्सचेंज के पास आप क्लाइंट के क्या क्या ऑर्डर्स हैं, आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है कि इट्स एन एग्जिट ओनली प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आप नए ट्रेड शायद नहीं ले पाओगे। तो एटलीस्ट ऐसा ही है, एटलीस्ट कुछ समय से बात चल रही है, और अब जाके लगता है। और ऑनेस्टली विद द काइंड ऑफ केसेस, और जितनी फ्रीक्वेंसी से अभी, पहले होता था यार कभी कभी होता है ये चीज़, बट अभी बहुत रेगुलर हो गया, हर कुछ 1-2 महीने बाद ना कोई ब्रोकर के कार ऐसा इशू आ ही रखा। वॉल्यूम बढ़ गया ना, मुझे लगता है, क्योंकि अभी रिसेंटली ब्रोकर्स को भी एक गाइडलाइन आई थी कि आपको भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइट बनानी है।
अब पता नहीं किसने बनाई या नहीं बनाई, मुझे आइडिया नहीं है। इनके ऊपर इतनी पेनल्टी भी लगा रखी है। इनको ये भी बोला गया है कि जो आपका मैक्स पीक आज तक का लोड है ना, आपको उससे 2 टाइम ज़्यादा की कैपेसिटी के सर्वर रखने हैं। वो भी पता नहीं बने नहीं बने, कोई आइडिया नहीं है। अभी ये मेरे ख्याल से शायद या तो पता नहीं 1 मई से या 1 अप्रैल से शायद रूल निकला था ये, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट डेट, पर ये भी है, पता नहीं अब पीछे बैक एंड में क्या हो रहा है, मुझे आइडिया नहीं है। इन ब्रोकर की भी तो, इनकी भी तो क्राइटेरिया है कि टॉप ब्रोकर्स। अब हर ब्रोकर बोलेगा मैं टॉप ब्रोकर नहीं हूँ। हमारी एक्सचेंज भी थोड़ा बहुत लूप होल छोड़ दिया कहीं पे। मैंडेटरी फॉर ऑल ब्रोकर्स करना चाहिए ना। गोइंग बैक टू योर स्टोरी, जो ऑप्शन सेलिंग का आपने फिगर आउट कर लिया था कि यार दिस इज़ मेरा घर यही है, मैं यहीं रहने वाला हूँ। अब यहाँ पे यार घर को पहले लोग एक 1 BHK बनाते हैं, फिर कहते हैं यार ऊपर एक कोठी और डाल लेते हैं, ऊपर एक फ्लोर और डाल लेते हैं, अरे यार अब थोड़ा सा पत्थर चेंज कर लेते हैं। तो उसी के अराउंड है तो घर ही, लेकिन आपका कैपिटल अगर आपको बढ़ाना हो तो उस टाइम पे आपकी पोजीशन साइजिंग के लिए क्या आपको दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन आती है? मैं बताता हूँ, देखो मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा अभी इसके बारे में। मेरे साथ ना अब ये हो सकता है कि मैं कैपिटल तो बढ़ा सकता हूँ पर रिस्क नहीं बढ़ा सकता। ओके, रिस्क मेरा परसेंटेज टर्म्स में वही रहेगा। आपको एक बड़ा प्यारा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं वीडियो देखा था, हमारे नेहरू जी के पापा जी थे, मोतीलाल नेहरू जी। ओके, तो वो गए यूके के, इंग्लैंड के अंदर अपना घर लेने। उनका प्लान था कोठी लेने का, मतलब अपना इंडिपेंडेंट हाउस होना चाहिए। वहाँ जाने के बाद ना उनका क्या हुआ कि उनसे किसी ने बोला कि यहाँ तो रूल है कि आपको 15 फीट तक घर बनाओगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट, वहाँ पर ना हमारे यहाँ तो प्लॉट बिकते हैं, वहाँ प्लॉट प्लस हाइट बिकती है। 15 फीट के ऊपर किसी और का है, वो आपका नहीं है वो। अच्छा, ठीक है, तो वही है ना कि उन्होंने क्या किया, पता नहीं इसमें रिलेट करेगा नहीं करेगा पर उन्होंने क्या किया कि मेरा घर उन्होंने अपने 13 फीट का घर बना दिया। अब उन्होंने अपना रिस्क इतना रख दिया कि भाई अब जिसने बनाना ऊपर बना लो, ठीक है जी। 13 वो कहते हैं 2 फुट के ऊपर छोड़ के आगे बना लो। गवर्नमेंट को वहाँ लॉ चेंज करना पड़ गया कि जितना बोला उतना बनाना पड़ेगा। तो मेरे साथ यही है कि मैं अपना रिस्क इतना नाप लिया है कि मुझे अब उसके ऊपर रिस्क लेना नहीं है। कोई बना जो लेते हैं वो लेते रहेंगे, मैं नहीं कर सकता, रिस्क ले सकता अपना। मेरा रिस्क मेरी कैपिटल बढ़ा सकता हूँ मैं, ठीक है, मैं भी मैनेज भी करता हूँ फंड्स वगैरह, तो मैं कैपिटल बढ़ा सकता हूँ पर मैं रिस्क नहीं बढ़ा सकता। अच्छा, रिस्क नहीं बढ़ा सकते? नहीं बढ़ा सकता। रिवॉर्ड का लालच आता है कभी बढ़ाने का? नहीं, खुश हूँ मैं, रिस्क रिवॉर्ड खुश हूँ मैं रिवॉर्ड। और क्या, देखो ना, आप बताता हूँ आपको, रिवॉर्ड बढ़ाने का जो होता है ना काउंटर, वो है रिस्क बढ़ाना। बिना रिस्क बढ़ाए तो रिवॉर्ड बढ़ ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो करना ही नहीं। हाँ, अब ये है कि रिवॉर्ड बढ़ाने का एक नया तो जो बताया ना कि बैक टू बैक और एक्सपायरीज आने वाली हैं। फिर निफ्टी की तो आ गई है, ठीक है, अब बैंक निफ्टी होती है, अब मिड कैप निफ्टी भी आ रही है। सबसे बड़ा इंडेक्स तो जो जिसमें मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं वो है बैंक एक्स। BSE का बैंक एक्स है, अगर, क्योंकि देखो ना, अब ऐसा तो नहीं है कि BSE अपने लिए कोई नए बैंक्स बनाएगा, वही बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ही हैं। 2 बैंक कम है उसके अंदर मेरे ख्याल से, शायद मैं नाम भूल गया उनका, एक फेडरल है, पता नहीं, कोई दो बैंक्स कम है उसके अंदर, बैंक एक्स के अंदर, तभी उसका प्राइस थोड़ा बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा अलग है। पर उसका IB भी बैंक निफ्टी जितना होगा, ठीक है, उसके प्रीमियम बैंक निफ्टी जितने होंगे। तो टेक्निकली तो मेरी एक्सपायरी, मैं तो और अपना रिस्क कम कर सकता हूँ ना, क्योंकि थर्सडे को मैं अपना रिस्क और हल्का सा, वैसे तो मेरा रिस्क जितना लीस्ट में ले सकता हूँ मैं लेता हूँ, ठीक है, टेक्निकली तो मेरी 2 एक्सपायरी हो जाएंगी ना, शायद मेरा रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। मैं 1% बना रहा हूँ, क्या पता मैं 1.5% बनाना चालू कर दूँ। एक ही स्ट्रेटजी 2 जगह लगेगी अगर, हाँ, तो जैसे पॉसिबिलिटी के टेक्निकली 2 एक्सपायरीज हैं। जो हम पहले ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं बताता हूँ, जो करते हैं, क्योंकि फ्राइडे को बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं बेसिकली, जो फुल टाइम ट्रेडर्स है ना, वो अपनी सारी हॉलीडेज ना फ्राइडे से प्लान करते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे भी छोड़ देंगे, चलो ट्यूसडे से ट्रेड कर लेंगे। अब यहाँ उल्टा हुआ करेगा अब सैटरडे से छुट्टियाँ प्लान हुआ करेंगी। नहीं, बट अगर क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेड है बैंक एक्स में वॉल्यूम आएगा, अच्छा आएगा। नहीं, बट अगर दोनों सिमिलर ही हैं, सिमिलर वोलेटिलिटी है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी सिमिलर ही है, तो बढ़ेगा कैसे? मतलब आप अपने कैपिटल को एक परसेंटेज लेवल पे डिवाइड कर सकते हो, पर ROI तो उतना ही निकलने वाला है घुमा फिरा के। आप समझो ना, मैं तो इंट्राडे कर रहा हूँ, एक्सपायरी ट्रेड कर रहा हूँ। थर्सडे के बाद फ्राइडे को तो मेरा फंड्स फ्री है ना, मैं फ्राइडे को फिर बैंक एक्स करूँगा। अच्छा, That way. नेक्स्ट डे, ओके, नेक्स्ट डे, मैं एक्सपायरी डे भूल गया था कि अलग है। यस, फ्राइडे को एक्सपायरी आ रही है उसकी। तो फिर तो सेंसेक्स की भी आ रही है, पर आई थिंक बैंक एक्स में ज़्यादा वॉल्यूम आएगी। फिर एक पॉइंट इन टाइम से दूर नहीं है अपन, जब मंडे से फ्राइडे है एक्सपायरी रोज कोई ना कोई, तो हाँ, मतलब जैसे कि आ जाएगी, मंडे भी आ जाएगी, ऑनलाइन सेल चलती है ना, कोई ना कोई, हाँ, ये सेल वो सेल, मंडे ट्यूसडे सेल, तो हर रोज एक्सपायरी है, एक्सपायरी सेल ही होती है कई लोगों दिल्ली के अंदर लगते हैं ना, बाजार लगते हैं, हाँ, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वैसा होगा एक्सपायरी भी। नहीं, बट इससे वॉल्यूम बढ़ सकता है, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी बढ़ सकता है, और सम पॉइंट इन टाइम पे आके इंडियन मार्केट के लिए
एक ठीक ठाक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे लिक्विडिटी है हर एक के लिए, और जो ठीक ठाक बंदा है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड साइकोलॉजी, स्किल और साइकोलॉजी दोनों में, वो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी भी बनती है उसके लिए। जब इतना कुछ होएगा तो जो प्रॉफिट अभी बना रहा है, लाइक यू आर मेकिंग 2 या 3 एक्सपायरी में प्रॉफिट बना रहे हो, अभी एक्सपायरी बढ़ गई, भूख भी बढ़ गई थोड़ी सी, होप भी बढ़ गई, थोड़ी भूख भी बढ़ेगी ना, ठीक है। तो इसमें साइकोलॉजी थोड़ी हिल सकती है। देखो मैं थोड़ा अगर साइकोलॉजी दूर से हिलने का देखूं। मैं आपको बताता हूँ साइकोलॉजी हिलने का क्या होगा स्टार्टिंग में ना, क्योंकि देखो मार्केट ना डेज के हिसाब से भी रिएक्ट करती है, ठीक है। अब जैसे लोग आपको पता होगा फिन निफ्टी की एक्सपायरी जब से ट्यूसडे को आई है, ट्यूसडे बहुत वॉलेटाइल हो गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखना पड़ेगा कि फ्राइडे को मार्केट जनरली फ्राइडे को मार्केट ज़्यादा गैप से बिहेव करती है, मतलब डायरेक्शन ज़्यादा आती है। तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, देखना पड़ेगा फ्राइडे को मार्केट कैसा बिहेव, मार्केट अपना नेचर कैसे चेंज करती है, उस हिसाब से करेंगे। पहले रिस्क लेंगे नहीं, दूर रहेंगे, दूर के ऑप्शन बेचेंगे, थोड़ा कमाएंगे, समझेंगे, उसके बाद रिवॉर्ड बढ़ाएंगे ना, एकदम से रिवॉर्ड नहीं बढ़ाएंगे ना। पता क्या होता है, कहीं भी ना दुनिया में अगर दूर दराज से आवाज़ आती है रिसेशन या स्लो डाउन या किसी भी चीज़ को लेके, तो सबसे पहले गिरता बैंकिंग सेक्टर है, और बैंकिंग सेक्टर हिलेगा अगर थोड़ा सा, तो ये बैंक एक्स और ये बैंक निफ्टी और अपना फिन निफ्टी सब पे पहले इम्पैक्ट आएगा। देखो इम्पैक्ट सब पे आएगा। मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मैं करता हूँ इंट्राडे एक्सपायरी, ठीक है। अब उनको आ सकता है जो ओवरनाइट कर रहे हैं कि भाई 2% गैप खुल गया, 2% गैप डाउन खुल गया। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि मार्केट 2% एक ही मिनट में गिर जाएगी, 100 पॉइंट गिरेगी, 200 पॉइंट गिरेगी, एग्जिट कर देंगे, दूर हो जाएंगे। वो तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी शायद मेरे ख्याल से 0.5% का एक फ्लैश क्रैश आया था, कुछ सेकंड में 0.5% बाजार गिरा था। उतनी बड़ी न्यूज़ के बाद भी तो ऐसी कोई न्यूज़ आ ही नहीं सकती ना कि जो एकदम से कुक कर जाएगी, मतलब न्यूज़ कुक होने में टाइम लगता है। मैं तो बताता हूँ आपको मैं क्या करता हूँ कई बार, जैसे कि मैं रिस्क कितना कम लेता हूँ उसका आइडिया देता हूँ आपको। वेडनेसडे इसको मैं ट्रेड नहीं करता, ठीक है। वेडनेसडे में कई बार क्या होता है, जैसे इस वेडनेसडे को भी था, क्या हुआ था कि जब वेडनेसडे में थोड़ा मार्केट नीचे आती है ना, तो दूर की कॉल के प्रीमियम शूट कर जाते हैं, लोग हेजेस लेते हैं, मैं वो बेच देता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा वहाँ बन जाता है। अब मैं इतना रिस्क लेता हूँ कि मैं कई बार 6-8 हज़ार पॉइंट दूर के ऑप्शन बेचता हूँ। बड़ी अजीब बात है यार, मेरे को पता है कि अपन बातें अच्छी प्रॉफिट की कर रहे हैं। हाँ मेरे को तो उन ऑप्शन बायर की है हाँ, जो दूर के ऑप्शन बाय कर रहे हैं। दूर के ऑप्शन ना मेरे को लगता नहीं कोई 6,000-8,000 पॉइंट के ऑप्शन होप में बाय करता है, आई डोंट थिंक सो। वो बाय करते हैं हेजेस लेने वाले लोग, जो ऑप्शन सेलिंग करके हेज ले रहे हैं ना, इतनी दूर का वो तो बायर है। इतनी दूर के तो नहीं चल। हाँ, वो ऑप्शन सेलर्स ही हैं जो हेजेस के लिए बाय कर रहे हैं। तो कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत उनकी इंश्योरेंस हम ले रहे हैं, और क्या। मैंने अभी इस वेडनेसडे को बेची थी 47,000 या पता नहीं 46,000 की कॉल बेची थी, 47,000 की कॉल बेची थी 4 रुपये में, उसी दिन 1 रुपये की हो गई। मुझे वो 3 रुपये मिल गया, मैं बहुत उसमें खुश हूँ। मैं मेरे को नहीं बेचना वेडनेसडे को 30 रुपये का प्रीमियम जिसे 10 रुपये करना है, क्योंकि स्पाइक्स इतने ब्रूटल होते हैं, कई बार उड़ा देते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लास्ट अपना 21 दिसंबर जहाँ तक मुझे याद है, डेट्स के मामले में सही है, मैं डेट्स में सारी याद रहती है, 21 दिसंबर ही था। 21 दिसंबर को बैंक निफ्टी ऑन वेडनेसडे गिरती जा रही है। एक बार ऐसा स्पाइक आया था कि भाई वो मेरे कुछ नोन टू जो ट्रेड करते हैं तो उसका बुचर्ड दैट डे, मतलब उड़े नहीं, मतलब थोड़ा बहुत लॉस दिया। बैंक निफ्टी ने कई ऐसी ऑप्शन थी जो ITMs, मतलब OTMs तो चलो हो जाती हैं, ITM कुछ 3 मिनट में डबल हो गई थी। मतलब जो ऑप्शन चल रही है 300 रुपये की, वो 3 मिनट में 600 की हो गई। जो कई ऑप्शंस जो मतलब 20 रुपये की ऑप्शन 150 रुपये हो गई विद इन 3 मिनट्स, क्योंकि फॉल ऐसा आया था। देखो मूव तो आते हैं, पर मैं ये जो बता रहा हूँ ना, मैं दूर के ऑप्शन में सिर्फ कॉल साइड में बेचता हूँ, क्योंकि चक्कर क्या, देखो कॉल मैं ओवरनाइट कैरी भी कर लेता हूँ इनको तो कई बारी। अच्छा, हाँ, ओवरनाइट कैरी में मैं सिर्फ यही करता हूँ, वो भी कभी करता हूँ जब इनके प्रीमियम मुझे ज़्यादा मिल रहे होते हैं, क्योंकि देखो ब्लैक स्वैन हमेशा डाउन साइड में होता है। बैड न्यूज़ हो सकती है कि लोअर सर्किट लग सकता है, पर गुड न्यूज़ इतनी गुड कभी नहीं हो सकती कि अपर सर्किट लग जाए। 2% 5% ऊपर खुल जाएगा तब भी मेरी ऑप्शन वो नीचे ही खुलती है। रांझा मुझे एक बात बताओ, 4 का 1 में हो गया 3 का प्रॉफिट, इट्स इजी फॉर यू टू से बिकॉज योर कैपिटल इज ह्यूज। अब कैपिटल बहुत ज़्यादा है ना अपना, यार एक बंदा है ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, और मान लेते हैं कि चलो उसके पास है 3-4 लाख रुपए, ठीक है, जो कि कुछ खास नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग में बढ़िया पैसा कमाने के लिए, बट मान लो कि उसका भी रिस्क रिवॉर्ड छोटा है, उसका भी लालच कम है, भूख भी कम है, डर भी ज़्यादा है, तो उस मामले में वो बंदा क्या करेगा? देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो मार्केट में ना आजकल ना छोटे ऑप्शन सेलर्स बहुत बढ़ गए हैं, बहुत हैं। मतलब जो पहले छोटी उम्र से ही बढ़ गए हैं, छोटी उम्र से भी बढ़ गए हैं, छोटे भी बढ़ गए हैं, जो कम पैसा लेके आते हैं ऑप्शन सेलिंग में घुस बंदा जाते हैं। अच्छा है वो,
बंदा छोटा नहीं है, पैसा छोटा है। पैसा मतलब सबकी कैपेसिटी है, मेरे से भी 10 टाइम 20 टाइम 100 गुना ट्रेड करने वाले लोग भी बैठे हैं, ठीक है। पर चक्कर क्या है, वो लोग क्या करते हैं जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे होते हैं, जो 2-3-4 लॉट करते हैं, उनके लिए मेरी सजेशन ये रहती है कि आप ट्रेड ही मत करो, करना है आप इन्वेस्ट करो। यू कैन बी अ गुड इन्वेस्टर एज पर योर कैपिटल, यू कैन नॉट बी अ गुड ऑप्शन सेलर मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो, या तो फिर पार्ट टाइम करो, पर पार्ट टाइम का साथ में एक रिस्क इनहेरिट होता है कि आपको अपना जॉब भी देखनी है या दूसरा बिजनेस भी देखना है, ठीक है। साथ साथ आप उसको ये भी करोगे, दोनों करोगे। अब मेरी बातें लोगों को कड़वी लग सकती हैं, नहीं लगाओ, पर ऑब्वियस सी बात है, दवाई तो कड़वी होती है, ठीक है। अब आप दवाई खाओ और बोलो दवाई मीठी होगी तो टॉफी होगी, दवाई मीठी होती है, बड़ों की तो दवाई कड़वी होती है दवाई। देखो, अब आप लेके आए हो 5 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपको 5 लाख रुपए में आपने बनना फुल टाइम ट्रेडर, ठीक है। अब एक फुल टाइम आपने 12 वीडियो देख ली हैं, तो आपने पूरा यूट्यूब देख लिया अच्छे से, ठीक है। अब क्या होता है, वो 5 लाख रुपए लेके आए हो आपने बनना ऑप्शन सेलर। आपने घर चलाने के लिए आपको 50,000 रुपये महीना तो चाहिए ना, ठीक है। 50,000 चाहिए, क्या आप 10% अ मंथ बना लोगे? मार्केट इतनी ब्रूटल है कि आपको वो 5 लाख भी ले जाएगी। ये कड़वी दवाई है, ये फैक्ट है। अगर आपके पास कैपिटल, देखो सीधी सी बात है, मैं मेरे फैमिली का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे कैपिटल इनहेरिट करी, ठीक है। पर मैं ऐसे मेरे कजन्स भी कई हैं जो नहीं कर पाते, ट्रेड नहीं करते, उनको मैं सीधा बोलते हैं, मेरे कजन बोलते हैं यार मेरे भी लगा दे। मैं क्या भाई, इससे कम कैपिटल में तुम फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते, तुम पार्ट टाइम ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। उससे बेटर बी एन इन्वेस्टर, सेव योर कैपिटल फॉर अ फ्यूचर ना। जब कैपिटल बढ़ेगी तब ट्रेड करना ना। मार्केट थोड़ी कहीं जा रही है, मार्केट कहीं थोड़ी जा तो रही है, तुम चले मार्केट, हाँ अभी पैसा तुम भी नहीं जाओगे, वो तुम्हारा 5 लाख चला जाएगा, वही जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, आपको एटीएम बेचना पड़ेगा, बिल्कुल एटीएम का स्ट्रैडल बनाना पड़ेगा, वो उतना ही रिस्क लेके आता है, साथ में वो कैपिटल उड़ा भी देता हो तुम। मतलब मार्केट में मेरी तो मैं तो यही समझता हूँ कि जितना दूर और जितना सेफ लेके रहोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल तो आपको मैं बताता हूँ, सपोज करो आपने 4% आपने फॉर एग्जाम्पल 5% आपने खोया किसी ने, ठीक है। अब वो 5% रिकवर करने के लिए मुझे 5.5% बनाना है। ऐसा नहीं कि मैंने 5% का 5% बना लिया तो मेरा ब्रेक इवन हो गया। जितने मेरे बड़े ड्रॉडाउन्स होंगे उतने मेरे को रिकवरी भी मेरी बड़ी होगी। पता क्या, कुछ लोगों को लगेगा कि यार कैपिटल बड़ा है, दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स में खेलते हैं, सेफ गेम है, इजी गेम है, हाँ, फिर क्या ही मेहनत है इसमें। अरे तो ये कहाँ लगती है? तो ये कहाँ लिखा है कि मेहनत करके पैसा कमाना है? ये कहीं ये कौन सी ट्रेडिंग की बुक में आपके किस ब्रोकर ने आपको बोला? नहीं मेहनत करता हूँ मैं। ये किस ब्रोकर ने आपके कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया है कि जब तक मेहनत नहीं करोगे मैं आपके अकाउंट में पैसा नहीं दूंगा? आपकी एंड गेम तो यही है ना कि आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए हर हफ्ते। मेहनत आप फिर तो ज़्यादा इंटेलिजेंट वो है ना जो बिना मेहनत करे कमा रहे हैं। मेहनत करके खोने वाला ज़्यादा समझदार हुआ कि बिना मेहनत करे कमाने वाला। जो मेहनत कर रहा है तो उसको पता है कि उसको किस तरफ क्या बाय करना है, कब निकलना है। रिस्क रिवॉर्ड और साइकोलॉजी तो समझ ली, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी भी समझ लिया, पर मेहनत तो लगेगी ना उस चीज़ को कंसिस्टेंटली पाने के लिए। बना लेंगे, ये स्ट्रेटजी चल जाएगी अभी कुछ टाइम तक, बट ओवर पीरियड टाइम मार्केट है, यही स्ट्रेटजी को लेके और भी लोग आते रहेंगे, क्योंकि इट्स ईजियर रिलेटिवली। ऑप्शन बाइंग बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत बड़ा जानवर है, वो करना भी मुश्किल है, लगातार पैसा बनाना तो इम्पॉसिबल है वहाँ पे। तो अगर मान लेते हैं कि अपन 2024 के दिसंबर में बैठे हैं 1.5 साल बाद यहाँ पे, और बहुत लोग होंगे जो कि यही चीज़ कर चुके होंगे और कर रहे होंगे, अब वहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो गई है, वहाँ पे पैसा, जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे पैसा कम हो जाता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये जो दूर के ऑप्शन बेचने का जो सिस्टम है ना, हाँ, ये कभी नहीं जाएगा। क्योंकि बताता हूँ आपको, लोग हेजेस तो बाय करेंगे ना। जो स्ट्रैडल बेच रहा है वो हेज बाय करेगा, जो 1 OTM बेच रहा है वो भी बाय करेगा। तो मैं तो वो हेजेस बेच रहा हूँ ना। मैं तो कोई तो खो रहा है ना पैसा। हाँ, somebody is losing। ऑप्शन सेलर्स का ही पैसा जो मैं ले रहा हूँ, मैं ऑप्शन बायर से नहीं ले रहा। हाँ, मैं जो रिस्की वाले ऑप्शन सेलर है उनका पैसा मैं ले रहा हूँ। बट वो पैसे की वैल्यू पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई है, हाँ, इतनी रह जाएगी ना एक पॉइंट इन टाइम पे। हाँ, तब कैपिटल लगेगा कि यार 2 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमा सकते हैं। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में जितने सेलर होंगे उतने बायर भी होंगे, तभी तो वॉल्यूम बन रहा है ना। अगर मार्केट में, क्योंकि देखो, हाँ, सोचो ना इस चीज़ को हाइपोथेटिकली कि सबको पता लग गया कि ऑप्शन बाइंग में मुश्किलात हैं, ठीक है, नए ट्रेडर आते रहेंगे, गलतियां करेंगे, बट वो इकोसिस्टम धीरे धीरे ऐसा बन जाएगा कि यार ऑप्शन सेलिंग इज़ द बेटर स्टेप टू टेक पहले। फिर जब लगे कि तुम्हें रिस्क लेना आ गया है तो ऑप्शन बाइंग में चले जाओ। मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अब जब
बायर्स ठीक है मोर लेस सिमिलर होंगे, लेकिन लिक्विडिटी का इशू भी आएगा एट वन पॉइंट इन टाइम जब ज़्यादातर लोग सेलिंग में ही आ रहे हैं, चाहे छोटी वॉल्यूम में आ रहे हैं चाहे बड़ी वॉल्यूम में आ रहे हैं, और रिलेटिवली ऑप्शन बायर जो डीप OTM या ATM पे बैठे हैं वो धीरे धीरे आएंगे ही नहीं। ऐसा मेरे को लगता नहीं कभी होगा। उसका 2 रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको। एक, मैं किसी की वर्कशॉप अटेंड करने गया था, उन्होंने कहा था कि मार्केट के अंदर जो पैटर्न्स है ना, MW पैटर्न्स, फ्लैग पैटर्न, पोल पैटर्न जो बनते हैं, ये मार्केट नहीं बना रही, ये ट्रेडर्स की साइकोलॉजी बनाती है। ठीक है, मार्केट में अगर ऊपर मार्केट में अगर M बनाया तो मार्केट नीचे आ रही है, वो आज भी है, वो आज से 100 साल पहले भी था, वो आज के 100 साल बाद भी होगा। जितने सेलर आएंगे उतने बायर भी काउंटर होंगे ही होंगे। आपको ये तो मिसकंसेप्शन है कि छोटी कैपिटल वाला ही बायर है। आप यूट्यूब पे देखो कई करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रेड करके ऑप्शन बाय करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बायर हमेशा रहेगा, ऑप्शन सेलर भी रहेगा, वो सिर्फ साइकोलॉजी की बात है। सिर्फ मना नहीं कर रहा हूँ कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, बट द थॉट प्रोसेस ऑफ पर्सन जो आज पहले ऑप्शन बाइंग में आके पैसा छोड़ के जा रहा है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि इंट्राडे में मार्जिन मिला करता था, तो पहले इंट्राडे की वॉल्यूम कुछ अलग लेवल की हुआ करती थी। ऑप्शन की वॉल्यूम पिछले 1 साल में 10 गुना बढ़ी है विद इन 1 लास्ट ईयर। तो इफ़ दैट्स अ ह्यूज चेंज, मोमेंटम बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है इंट्राडे इक्विटी से लेके ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन टर्नओवर की बात कर लो चाहे, अगर यही चीज़ कंटिन्यू रही, कुछ रेगुलेशन भी आ सकते हैं, मोमेंटम साइकोलॉजी भी चेंज होएगी, तो ये थॉट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ पैसा, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दिखेगा। आपको वही तो बता रहा हूँ, सबसे बड़ी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्यों है कि देखो, एक बंदा लेके आया 5 लाख रुपए, ठीक है, अब 5 लाख वाला कल 5 करोड़ अरेंज नहीं कर सकता, मानते हो? 1 साल में भी नहीं कर सकता, 5 साल में भी नहीं कर सकता। 5 साल में चलो बना सकता है, पर ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वो पैसा ज़्यादा ले आएगा। उसको ग्रीड तो है ना पैसे की, कि मेरे को फुल टाइम ट्रेडिंग करके घर चलाना है, वो रिस्क लेगा ही लेगा वो। ठीक है, ऑप्शन सेलर के रिस्क में भी हमारा पैसा है, ऑप्शन बायर के रिस्क में भी हमारा पैसा है। ऑप्शन बायर अगर छोटी ऑप्शन बाय करेगा तो भी मेरा बेनिफिट है। अगर ऑप्शन सेलर की ग्रीड बताओ मेरे को क्यों बेनिफिट करेगी। अब फॉर एग्जांपल आप किसी के पास 5 लाख रुपए हैं, वो टेक्निकली 3 स्ट्रैटेजी बना सकता है, 3 लॉट के स्ट्रैटेजी बना सकता है। ठीक है, अब उसने क्या करना है, उस बंदे ने ज़्यादा पैसा कमाना है। करेक्ट। वो क्या करेगा, वो दूर के OTM बाय करेगा और माल बेचेगा, वो OTM बेचूंगा मैं। तो चाहे ट्रेडर छोटा है चाहे बड़ा है, वो कहीं नहीं जाएगी इसकी एज, आई डोंट थिंक सो। हाँ, क्योंकि देखो आपको स्ट्रैटेजी बनाना आसान है, फंड्स कलेक्ट करना बहुत बड़ी टास्क है। वही मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग एक पॉइंट इन टाइम पे ऐसी आ जाएगी। अभी हम कह रहे हैं कि यार 25-50 लाख कम से कम चाहिए, एक पॉइंट इन टाइम आएगा कि कहेंगे भाई 1.5-2 करोड़ रुपए लेके आओ, तो हाँ, तो वो कोई आसान थोड़ी बात लेके आना हो। हाँ, तो फिर ऑप्शन सेलर बनना उस लेवल का भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन सेलिंग सब करना चाहेंगे, बट कैपिटल की रिक्वायरमेंट एक नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। यस, एग्जैक्टली। तो वो है ना कि फिर ऑटोमेटिकली देखो वो गैम्बलिंग नेचर तो रहेगा लोगों के पास। जब सेल नहीं कर पाएंगे तो बाय कर लेंगे। ना रहे इतनी समझ रहे लोगों में, सर बट वो तो ऑनेस्टली अगर नहीं रहती ना, हाँ जी, तो जो बना रहे हैं पैसा उनकी अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। 50-60 साल से आज तक तो मैंने गैम्बलिंग नेचर ज़्यादा देखा नहीं, कि मतलब मेरी एज उतनी नहीं है ऑल दो, और जो देखते हैं सेबी कह रहा है 89% लॉस में है। हाँ, 89 में से 90% लोग गैम्बलिंग करने आ रहे हैं। हाँ, वो आते ही गैम्बलिंग करने के लिए, वो कहीं नहीं जा सकता। 11% को दे तो रहे हैं शायद मेरे ख्याल से पहले जब ये हर्षद मेहता के टाइम पे, तब शायद लोग ज़्यादा परसेंट लोग प्रॉफिट बनाते होंगे राधा देना भी। हाँ, तो गैम्बलिंग तो बढ़ रही है, गिर तो नहीं हो रही। जब बाइंग एंड सेलिंग का जो टाइम फ्रेम था वो बहुत अलग था। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्या होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट में पैसे लगाते हैं, सट्टा लगाते हैं। पहले होता था कि इंडिया जब सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री के टाइम पे 6-8 महीने में एक टूर होता था। ठीक है, तब भी लोग सट्टा खेलते थे, तब पैसा कम, तब भी पैसा लगता था। आज हर दिन में 2-2, 4-4 मैच है, पैसा सट्टे का बढ़ गया। तो जितनी एक्सपायरीज होंगी, जितना वॉल्यूम होगा, उतने ही बायर भी आएंगे। क्योंकि देखो पता है क्या, देखो ऐसा नहीं है, ऑप्शन बायर को अट्रैक्ट पता है क्या करता है, गामा मूव्स। एक ऑप्शन 10 रुपये की ऑप्शन 100 रुपये हो गई। ठीक है, वो जब सेलिंग करके एक दिन स्टॉप लॉस देगा ना, कहेगा नहीं यार यही बेटर है, पहले वाला ही बेटर है। ठीक है, वो देखेगा कि यार मेरा स्टॉप लॉस लग गया, वो ये नहीं देखेगा कि मेरी कंसिस्टेंसी कितनी थी, कि मैं नेट प्रॉफिट पे हूँ। पर वो एक दिन का 10 रुपये की ऑप्शन 100 रुपये हो जाएगी ना, कहेगा यार अगले दिन बाय कर लेगा वो। बाइंग ऑप्शन बायर जिसकी मेंटेलिटी में बाइंग है, वो कभी नहीं जा सकती। ये क्रिकेट वाला एग्जांपल है, तो एक चीज़ मैं भी ऐड कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कि पहले सट्टा लगता था कि कौन मैच जीतेगा। हाँ, अभी सट्टा लगता है कि
बॉलर कौन सी बॉल पे नो बॉल होएगा, इस पे छक्का लगेगा, इस पे चौका लगेगा, ये वाइड बॉल पे लग रहा है, हर घंटे की एक्सपायरी भी आ जाएगी। टीम कैसी बनेगी, पिच कैसी है, हाँ जी। मौसम कैसा होने वाला है, टॉस कौन जीतेगा, क्या लेगा वो, सब पे सट्टे लग रहे हैं। हाँ जी, सब पे सट्टे लग रहे हैं। तो वही ना ये हो जाएगा जैसे स्टॉक ऑप्शन हो गई हैं। स्टॉक ऑप्शन तो पूछता ही नहीं कोई खैस। नहीं अरे वहाँ भी बहुत वॉल्यूम है। स्टॉक ऑप्शंस की भी क्या पता वीकली एक्सपायरी, पर स्टॉक ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी में 3,000 करोड़, हाँ तो वो भी कम थोड़ी है। 45,000 करोड़ है निफ्टी। हाँ तो फिर भी वो तो है, तो भी इंडेक्स तो देखो इंडेक्स ही रहेगा वो तो। मैं जिस जोन में अपना आ गया ना, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है अभी। अच्छा ओके, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉब्लम क्या है? ऑप्शन सेलिंग में प्रॉब्लम एक ही है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं, बल्कि आपको रिस्क कितना नहीं लेना, क्या लेना है। अब देखो मैं बताता हूँ, स्टॉप लॉस से डर सबसे बड़ा रिस्क है। आपने एक ऑप्शन बेची 20 रुपये की, आप उसको वेट कर रहे हो 200 रुपये तक, वही रिस्क है सिर्फ। आपको एडजस्टमेंट सीखनी पड़ेगी तो ही आप ऑप्शन सेलिंग में पैसा बना सकते हो, बिना एडजस्टमेंट के पैसा नहीं बन सकता। अगर मार्केट आपके 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 फेवर के हिसाब से बिहेव नहीं कर रही है, आपने एक रेंज बना दी और वो रेंज अलग हो रही है, तो आपको उसको एक्टिवली एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। यही एक रिस्क, यही चीज़ है जो ऑप्शन सेलर को सीखनी चाहिए, तो ही कैन बी अ गुड ट्रेडर। नहीं तो फिर आज ही एक्सपायरी, आज ही ऑप्शन बाय करोगे तो उसकी जीरो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगली एक्सपायरी कर लो, उसकी अगली एक्सपायरी कर लो, प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं की तो कम है ना। ऑप्शन सेलर, ऐसी बातों से क्लियर ये हो रहा है, पर लोग कहते हैं ना कि यार स्टॉक मार्केट में मेजर तुम्हारा साइकोलॉजी है 70%, स्किल 95%, मैं तो 95% मानता हूँ। 95% साइकोलॉजी है। एंड इन दिस कॉन्वर्सेशन आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट, बिकॉज स्किल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम प्राइस एक्शन कैसे करना है, ओआई कौन सा कैसे निकालना है, गामा कैसे, कौन से ग्रीक यूज़ करने हैं, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतने मात में ही अगर हम रिस्क मैनेजमेंट भी, कैपिटल मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग की बात कर रहे हैं, इसी 3-4 चीज़ों में जो साइकोलॉजी का के सब पार्ट्स हैं सारे, इसी में ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। मतलब किसी को अगर पोजीशन लेनी है, देखो ओआई तो आपकी डायरेक्शन के लिए डिसीजन मेकिंग है कि बस पर जरूरी तो नहीं है कि वो नहीं जाएगा। कि अभी बीच में रिसेंटली की एक्सपायरी आई थी जिसमें क्या था कि 42,000 की कॉल पे मैक्सिमम ओआई था, उसके भी 200 पॉइंट्स आईटीएम बंद हुई है मार्केट, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा लोग हैं वहीं तो सबसे ज़्यादा वहाँ जो बड़े ट्रेडर्स जो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उसी को तो मारेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा लोग हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा पैसा वहीं मिलेगा ना। इसके बारे में बताओ, बड़े प्लेयर्स के बारे में बताओ। देखो बड़े प्लेयर्स की गेम आज तक किसी को समझ में नहीं आई, मेरे को भी नहीं आई, मेरे को भी नहीं। जहाँ तक हमें लगता है कि ना वो HFTs हैं, वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स हैं बहुत बड़े वाले। वो क्या करते हैं, वो लोगों के स्टॉप लॉस मारते हैं और वहीं अपने हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड मारते हैं और पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। बड़े ट्रेडर्स में अब देखो, बड़े ट्रेडर्स में मुझे जो लगता है कि काउंटर ट्रेडर्स भी हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक FII सपोज 1000 करोड़ का माल एक शॉट में खरीद रहा है तो कोई बेच भी तो रहा है, वो भी तो बड़ा ट्रेडर हो सकता है। तो बड़े ट्रेडर्स में मैं बेसिकली कह रहा हूँ जो मार्केट मूवर्स हैं, करेक्ट, जिनके ट्रेड से मार्केट हिल सकती है, उनकी गेम तो आज तक समझ में आई नहीं। जिस दिन आ गई तो फिर उस दिन तो कौन कौन लोग होते हैं? FII, म्यूचुअल फंड्स, FIIs, बड़ी बड़ी कंपनीज। FII क्या होते हैं वैसे पता होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से बता दो। FIIs जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड करता हूँ मार्केट में। अब बाहर के कई लोग हैं, जैसे US कनाडा के लोग हैं, जिन्होंने इंडियन मार्केट की वॉलिटिलिटी की, इंडियन मार्केट की हाई बीटा मार्केट है तो उससे पैसा बनाना है, तो वो वहाँ अपना एक फ़ंड बनाते हैं। एक कंपनी होती है, वो जैसे बैंक्स होते हैं हमारे यहाँ पे, वैसे होते हैं, और वो यहाँ पे पैसा ला के ट्रेड करते हैं। मैं आता हूँ, मेरे को तो लगता है कि FII की जो फिगर आती है ना, वो बेवकूफ़ बनाते हैं, आता मुझे लगता है वो बहुत आसान है बेवकूफ़ बनाना। कैसे? आपको एग्जाम्पल देता हूँ। FII की फिगर NSE एक्सचेंज कैसे देती है, कितने लॉट्स लॉन्ग हैं, ठीक है, किसमें है, कितने लॉट्स लॉन्ग है नेट में, इंडेक्स ऑप्शन में कितने लॉट लॉन्ग है, ठीक है। अब अगर मैं FII हूँ तो मैं बहुत आराम से बेवकूफ़ बना सकता हूँ पब्लिक का। मैं नेट में शॉर्ट होऊंगा, पब्लिक को लगेगा लॉन्ग हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सपोज मैंने 1 लाख लॉट बेच दिए ATM कॉल के, ठीक है, और यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर के मैंने 1 लाख बेचे और 2 लाख खरीद लिए, ठीक है। अब मेरी नेट पोजीशन क्या है इस समय, मैं मार्केट में शॉर्ट हूँ। मैंने 100 रुपये की ऑप्शन बेची और मैंने 8 रुपये की ऑप्शन खरीद ली। मेरे तो 92 रुपीज़ मेरे हैं, पर एज़ पर OI डाटा वो दिखाएगा कि मैं लॉन्ग हूँ। मैंने ऑप्शन बाय कर रखी है 2 लाख, तो टेक्निकली मैं शॉर्ट हूँ, पर पब्लिक की नज़र में मैं लॉन्ग हूँ। मेरे को तो लगता है वैसा बेवकूफ़ बनाते होंगे शायद वो। अगर मैं हूँ तो मैं तो ऐसे ही करूँगा, क्योंकि FIIs डाटा देखते हैं हम, उल्टा मार्केट उससे उल्टी चली जाती है, कई बार बहुत बार जाती है, तो आई थिंक कि वो तो बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जो FII की बात कर रहे हैं अपन, या DII या AMC, कोई भी बात कर रहे हैं जो बड़ा प्लेयर है,
या इंडिया का खुद का आजकल तो प्रॉप डेस्क भी बड़े हो गए हैं। प्रॉब्लम्स भी बड़े हैं, HNI है कोई अपना। ये जो सोचते हैं, जो लेवल की बात अपन कर रहे हैं, दूर बैठो, छोटा बैठो, वॉल्यूम के साथ आओ, यही तो सोच है इनकी भी। मैं आता हूँ FIIs, मैं वही तो बता रहा हूँ कि रिस्क नहीं लेना को कैसे देखते हैं वो कई बार कैसे आर्बिट्राज करते हैं वो लोग कि उनको पैसा कम से कम मिले चलेगा, उन्हें 10% 15% साल का भी मिलता हो ना किसी एक ट्रेड के हिसाब से, 10% बहुत खुश है वो। बहुत है वो। उनकी कंट्री में तो चलो अभी अब जाके रेट हाइक हुए हैं, तो वहाँ तो 1-2% की इंटरेस्ट रेट होते थे ना, उनके 10% भी बहुत है। ये क्या करते हैं कई बारी, जैसे फ्यूचर और उसमें स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस होता है, ठीक है, ये एक साथ दोनों काउंटर ट्रेड लेते हैं, वो 1-1.5% पूरे हफ्ते ले लेंगे, महीने, अगर उन्हें 1% महीने का मिलता है वो ले लेंगे, उन्हें वहाँ से, क्योंकि रिस्क ही नहीं है उसमें, रिस्क बचा ही नहीं कुछ भी। एक प्रोडक्ट मिल गया उनको, हाँ, कम रिस्क के ऊपर सीधा रिटर्न दे देगा। हाँ, सपोज करो कि कोई ऐसा ट्रेड है जिसके अंदर मैंने अभी के भी मैंने स्पॉट पे बाय किया और मैंने साथ में फ्यूचर बेचा और एक ही साथ ट्रेड लिया सेम क्वांटिटी का, और मुझे 1-1.5% मिल रहा महीने का, वो ट्रेड कर लेंगे उसमें, उनको तो वो तो बहुत खुश हैं करके, तो अपना एक कैपिटल का पार्ट पार्क कर देंगे वहाँ पे, क्योंकि रिस्क नहीं है उनकी कैपिटल में से, चाहे वो स्टॉक यहाँ से 10% 15% ऊपर चला जाए, 10-15 नीचे चला जाए, उनको 1% मिलना ही मिलना एक्सपायरी वाले दिन। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इस वीडियो के थंबनेल का टाइटल लिख दें, रिस्क मैनेजमेंट भगवान है, हाँ बस ठीक है, वही भगवान है सर, वही भगवान है, क्योंकि अपन जो बातें कर रहे हैं ना, घुमा फिरा के वहीं पे आ रही हैं, मेक्स टोटल सेंस। हाँ जी, बिल्कुल सेंसिबल बात है, हाँ जी, कि इसमें कैपिटल का कोई बात नहीं है, हाँ जी, इसमें ये बात नहीं है कि तुम्हारा स्किल का लेवल क्या है, कैपिटल कुछ भी हो, स्किल्स कुछ भी हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है और तुम्हें उसके साथ डिसिप्लिन रहना है, तुम कर जाओगे। ये लोग कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जब जैसे बड़े बड़े इनके फंड्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि 1 लाख करोड़ का इनका फंड है फॉर एग्जांपल, 1 लाख करोड़, चलो 10,000 करोड़ मान लो, चलो 10,000 करोड़ मान लो, चलो 10,000 करोड़ का इनका फंड है, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी पोजीशन को ऐसे लॉक करके रखते हैं कि मार्केट में भले कल लोअर सर्किट, ये तो चाहते हैं मार्केट गिरे उसके बाद, ये अगर मार्केट में लोअर सर्किट भी लग जाए तो इनकी कैपिटल का 3 से लेके 5% से ऊपर का लॉस ना हो, ये उसके लिए ITM पुट बाय करते हैं बहुत ज़्यादा। ITM पुट बाय कर, हाँ, ITM मतलब लॉन्ग टर्म वाली, ऐसा नहीं कि अभी दिसंबर की बाय कर लेंगे, अगले साल की बाय कर लेंगे, अगर मार्केट नीचे आएगी इनकी कैपिटल लॉक्ड एट 5%, 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं होता, अपसाइड इज लाइक वो 5% कम होकर अपसाइड पूरी खुली है उनकी, मार्केट ऊपर जाएगी तो, अगर मार्केट नीचे आएगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 करोड़ रुपये है, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 1 करोड़ रुपये के मैंने रिलायंस, ICICI, TCS, इन्फोसिस, इस टाइप के अच्छी कंपनी के, मतलब मिड कैप में नहीं हो सकता, अच्छी कंपनी में ब्लू चिप के अंदर हो सकता है, मैंने बाय किया, मैंने क्या किया, मैंने ITM की पुट्स बाय कर ली दिसंबर की, अगले साल की। उसके बाद क्या होगा कि मार्केट वो ऐसे पोजीशन लॉक हो जाती है कि आपकी कैपिटल का 5% का भी जा ही नहीं सकता। हाँ, अब सपोज करो कल कोई वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए, मार्केट यहाँ से 50% गिर जाए, तो मेरा जो अभी इस समय बैंक निफ्टी एट 18,000, मेरी जो कैपिटल सपोज 1 करोड़ है, नाउ अगर मार्केट यहाँ से 9,000 हो गई, वहाँ मेरा 95 है, तो वापस अगर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं तो डबल हो गया ना। मार्केट टेक्निकली 2 साल में वहीं की वहीं रही, करेक्ट, कोविड के अंदर ऐसा हुआ, मार्केट वहीं की वहीं रही, इनके पैसे डबल। अच्छा यार, थोड़ा सा पर्सनल सवाल, ये सिंगिंग और ट्रेडिंग, सिंगिंग इज़ वेरी क्रिएटिव फॉर्म, ठीक है, ट्रेडिंग इज़ वेरी एनालिटिकल, तो स्ट्रैटेजी अपनी बनाना, पे ऑफ ग्राफ बनाना भी तो क्रिएटिव आर्ट है वो भी तो, हम भी तो आर्टिस्ट हैं, ट्रेडर भी आर्टिस्ट हैं। हाउ डू यू मैनेज, मतलब अपना लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों यूज़ कर रहे हो? हाँ जी, ऐसे कहते हैं ना टेक्निकली स्पीकिंग। हाँ जी, हाँ जी, तो दोनों साइड ऑफ ब्रेन्स आर बीइंग यूज्ड, हाउ डू यू मैनेज योर डे टू डे लाइफ इन दिस काइंड ऑफ अ करियर? देखो क्या होता है, मैं आता हूँ जो स्टूडियोज़ वगैरह है ना, जनरली ये नाइट या इवनिंग में ऑपरेट करते हैं, सुबह सारे डायरेक्टर्स सो रहे होते हैं, अच्छा, तब मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा ऐसे है, रात को सारा 90% म्यूजिक डायरेक्टर्स है वर्क एट नाइट। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसे ही अच्छा, पीस, शांति होती है ना, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता, बार बार स्टूडियो में आके कोई ये नहीं बोल रहा सर ये सर वो है ना, वो शांति होती है पूरी रात भर, रात में आराम से काम करते हैं। सिंगिंग से कर लेते हो मैनेज, तो कोई बंदा किसी और प्रोफेशन में है, सिंगिंग तो बहुत इंटेंस करियर हो गया। देखो मैं बताता हूँ देखो मेरा जो दूसरा प्रोफेशन है सिंगिंग ना, इट डोंट रिक्वायर मी एवरी डे, मेरे को हर रोज़ स्टूडियो नहीं जाना, मेरे हर रोज़ शोज़ नहीं है, ठीक है। अब जो क्या होता है, पार्ट टाइम नहीं बोल सकता, मेरे दोनों ही फुल टाइम है। अब लोगों के साथ क्या होता है कि मैं कंपनी के अंदर, सपोज मैं किसी बैंक में, सपोज कोई बंदा किसी बैंक के अंदर मैनेजर है, अब उसे रोज़ ऑफिस भी जाना है और ट्रेड भी करना है, वहाँ पंगा है।
आपकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, आपकी पोजीशन अटकी है, ना तो आप मीटिंग में ध्यान दे सकते हो ना पोजीशन पे ध्यान दे सकते हो। अच्छा, उस बंदे को अगर फुल टाइम ट्रेडर या पार्ट टाइम ट्रेडर बनना हो, पहली बात तो बनना चाहिए। बताता हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगा। जितेंद्र जैन जी हमारे हैं, उनका रेफरेंस देता हूँ। वो कहते हैं एक आदमी एक साथ आदमी और औरत बन नहीं सकता ना, या तो आदमी बनो या औरत बनो, दोनों तो नहीं बन सकता ना इंसान, भगवान ने दोनों तो नहीं बना सकता ना। तो इसीलिए अगर फुल टाइम ट्रेडर बनो तो फुल टाइम ट्रेडर करो, अगर कैपिटल है तो आराम से सीखो, पैसा बनी यहाँ बनेगा। पर दोनों काम करोगे तो दोनों सही नहीं कर पाओगे। करेक्ट। हाँ जी, तो छोड़ो मत, जो जॉब हाँ, कर रहे हो या तो जॉब के अंदर फिर आपको आपके या तो जॉब के अंदर आप उतना कैलिबर उतने आराम से नहीं कर पाओगे। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आपको फ्री टाइम मिल जाता है तो आप कर सकते हो। पर अगर आपकी जॉब आपको 9 to 5 वाली जॉब है तो फिर मैं प्रेफर नहीं करता, मेरे को तो नहीं समझ में आती चीज़ों। सबका अपना अपना तरीका, बोलो ऐसे लोग भी हैं जो बना रहे हैं पैसा, पर आई थिंक वो दोनों में मतलब होता है ना, लाइफ एक होता है ना कि लाइफ में आगे प्रोग्रेशन होती है, ठीक है, वो दोनों की हार्ट होती है। मेरे को लगता है ना तो आपकी प्रमोशंस होंगी और ना आप उतना पैसा बनाओगे यहाँ स्टॉक मार्केट में। अच्छा, मतलब वहाँ पे भी करियर स्टैग्नेंट हो जाएगा और ट्रेडिंग में भी वहीं अटके रहोगे। हाँ, ये मेरा मानना है, हर्ट कर सकता है लोगों को, पर जो सच्चाई है वो तो है ना। कितना कैपिटल आ जाए, और मुझे आंसर चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए या डिपेंड करता है ये, मुझे आंसर चाहिए कितना कैपिटल। देखो मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से अगर एक बंदा सेफ लेके चलना चाहता है तो वो क्या करे, जितना आपकी मंथली एक्सपेंसेस है ना उसको मल्टीप्लाई करो 2 से। अच्छा, और जैसे वो सब आपका 1 लाख का खर्चा होता है तो आप 2 लाख थोड़ा नॉर्मल रखते हैं, लेट्स से कि 30,000 रुपये का खर्चा है महीने का। 30,000 का खर्चा है, ठीक है। तो अब इसके साथ करो, देखो 30,000 का खर्चा है तो मेरे हिसाब से उसे पहले तो मल्टीप्लाई करो 2 से, 60 कर दिया। 60 करो, क्योंकि कभी ऐसे महीने भी हो सकते हैं जब आपका पैसा नहीं बना, ठीक है, एक पूरा महीना नहीं बना, 2 महीने पूरा नहीं बना, तो आपका इतना होना चाहिए कि आपका बैकअप रहना चाहिए। तो आप बेसिकली उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कर दिया 60,000 रुपये। और ये कैलकुलेट करो कि मार्केट में अगर मैं हर महीने 3% बनाता हूँ तो इस 60,000 के लिए मुझे कितनी कैपिटल लानी पड़ेगी। अच्छा, हाँ जी, हर महीने 3%। हर महीने 3% मेरे ख्याल से अचीव हो सकता है, जो रिस्क लेस हो सकता है। ठीक है, अब यार मेरी बात सुनो, मैं अगर सपोज किसी के बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब बच्चों की नेक्स्ट मंथ स्कूल की फीस जानी है, तो 20 लाख रुपया हो गया ये तो, मतलब मैं 25-50 लाख मान के चलता हूँ कि होना चाहिए। 20 लाख से मेरा 3% 60,000 बनता है। क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, चीज़ें महंगी हैं, तो मेरे हिसाब से तो वो है। पर मेरे हिसाब से आइडियल लोगों को अपने खर्चों के हिसाब से देखना चाहिए कि मेरे इतने खर्चे हैं, उसको मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँ, ठीक है। इमरजेंसी फंड्स भी तो होते हैं ना, तो और प्रोग्रेस भी तो करनी है थोड़ी कि मैंने मार्केट में आज, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है आज इंडेक्स 43,000 चल रहा है, ठीक है, कल इंडेक्स 70,000 हो जाएगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ना। करेक्ट। तो वो आपको कम पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत बेसिकली। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट कर करके अपनी कैपिटल भी बढ़ेगी, उससे कंपाउंडिंग भी होगी और आपके खर्चे भी निकलेंगे। मतलब अपने को कोई करियर बनाना होता है, डॉक्टर बनना है तो डिग्री करनी पड़ती है, MBBS MD इंजीनियर डिग्री है। अगर स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है तो पैसा, कैपिटल सबसे पहले रिक्वायरमेंट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो नॉलेज है, फिर पैसा है। ये नॉलेज तो है ही, हाँ डिग्री नहीं है ना कोई इसमें। डिग्री तो मार्केट की एग्जाम होती है रोज, हर एक्सपायरी एग्जाम है। नहीं, नॉलेज सब्जेक्टिव हो सकती है ना। किसी को लग सकता है कि मैं 3 महीने में सीख गया हूँ, किसी को लग सकता है कि 3 साल हो गए नहीं समझा। एक तो मेरे हिसाब से क्या करो कि जो भी आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप एक ट्रेडिंग स्टाइल बना रहे हो, उसको ना 3 महीने मत देखो आप उसको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको इसे बैक टेस्ट करवा सकते हैं। आप उसको मैनुअली टेस्ट कर सकते हो कि इस दिन मैं कैसे बिहेव करता, इस दिन मैं कैसे बिहेव करता। उनमें थॉरोली करोगे, अगर आपको वहाँ ऐसा कोई इशू होगा ना तो ही तब आप बना सकते हो पैसा। ऐसी कई मैं स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा था, वो क्या करती नहीं कई बार, जैसे एल्गोस बना रहा था, वही देख रहा था क्या होता था कि लास्ट ईयर में तो अच्छा प्रॉफिट रिटर्न है, जब मैं उसे 1 साल ले आता था तब भी रिटर्न अच्छा है, जब मैं उसे 3 साल देखता था तब भी बहुत बड़ा ड्रॉडाउन डिप है। फिर मैं उसे एनालिसिस करता था कि इस दिन ऐसा क्या हुआ, फिर समझ में आता था कि स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है, फिर उसे डिस्कार्ड करके अगली स्ट्रैटेजी मूव किया जाता था। तो बेसिकली आपको ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 1 या 2 साल का आपने देख लिया, आप उसको 3, 4, 5 साल का देखो, बैक टेस्ट करो उसे, उस पर ही रिलाई करो। क्योंकि मार्केट एक्चुअली हम लकीली हैं कि 5 साल में ही हमारे हर तरह की मार्केट है। 2018-19 के अंदर बिल्कुल कोई मूव नहीं होते थे, बहुत लो विक्स था, फिर 20 में एकदम से विक्स शूटअप करा, फिर विक्स नीचे आते हुए की मार्केट भी है, ठीक है। उसके बाद फिर यूक्रेन रशिया वॉर है, फिर वॉलिटिलिटी बढ़ी है, फिक्स बढ़ा है। तो हमारे पास हर तरह की मार्केट का डाटा है लास्ट 5 साल के अंदर, ठीक है। तो हम इस पे बैक टेस्ट करेंगे तो वी हैड मेड अ गुड स्ट्रैटेजी। हर मार्केट में परफॉर्म कर रही है तो चलेगा। और डू यू थिंक कि जो यंग एज में, अब कैपिटल इज़ वन रिक्वायरमेंट, वन अनदर इज़ कि यार
अगर छोटी एज में क्रिकेटर बन सकता है कोई, तो छोटी एज में ट्रेडर बनने की कोशिश भी कर सकता है, और कैपिटल नहीं है लेट्स से उसके पास, उतना तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इज इट अ गुड आइडिया? मैं तो यही बात बोलूँगा कि मेरे पास बीटेक की डिग्री नहीं है और मैं इन्फोसिस में जॉब करना चाहता हूँ, तो मेरे को जॉब नहीं मिल सकती नहीं ना। सीख गया वो, मार्केट की डिग्री, जैसे आपने बोला था, मार्केट की डिग्री कैपिटल है, नॉलेज है। नॉलेज है, पर नॉलेज से पैसा नहीं है ना मार्केट में। तो ये वो मार्केट नहीं है ना, क्योंकि तभी तो इसका नाम कैपिटल मार्केट है, तो मेरा एक ट्रिकी क्वेश्चन था। तभी तो इसका नाम कैपिटल मार्केट है ना। एग्रीड तो मेरा ट्रिकी क्वेश्चन था कि पहली चीज क्या है, नॉलेज तो चाहिए, लेकिन फर्स्ट थिंग इज मेरे को बैंकिंग सेक्टर पूरा पता है, ठीक है, मेरा पैसा नहीं है, मैं बैंक नहीं खोल सकता ना अपना। मैं बैंक में जॉब कर सकता हूँ, मैं किसी प्रॉप डेस्क में जॉब करके, अगर मेरे को ट्रेडिंग आती है, मैं किसी के यहाँ जॉब करके पैसा बना सकता हूँ, पर मेरे पास अगर खुद का कैपिटल नहीं है तो मैं ट्रेड कैसे कर सकता हूँ? ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर, एक्सचेंज तो ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर, मतलब हाँ या ना, कि एक जो लेट्स से 16-17 साल का लड़का या लड़की है, कैपिटल लेट्स से 50,000 लाख रुपया है, नॉलेज है, आना चाहिए या नहीं? मार्केट में अगर आप अपनी कैपिटल से आना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपके पैसे चले जाएंगे वाले, ठीक है। आपके पास अगर नॉलेज है, अगर आप कर सकते हो, तो बहुत लोग बैठे हैं आपको फंड देंगे, अपना 1 करोड़ मेरे फंड पे ट्रेड करो। बहुत प्रॉप डेस्क है जहाँ पे आप जाओ, उनको दिखाओ कि मेरे पास ये स्किल्स हैं, आपको देंगे फंड ट्रेड करने के लिए, ज़्यादा पैसे बनेंगे। रादर देन पुटिंग योर मनी एट रिस्क विच इज़ मोर प्रोन टू रिस्क, आप दूसरे तरीके दो ना। आप एक म्यूचुअल फंड में जॉब ट्राई करो ना, अप्लाई करो। अगर आपके पास सच्ची में कैलिबर है तो आपको वो क्यों मना करेंगे वो? सो अगर मैं 1 2 3 करूँ तो पहला कैपिटल, फिर नॉलेज, क्योंकि कैपिटल मार्केट है। लोगों को बात हर्ट करती है कि यार मेरे पास कैपिटल तो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। आप बड़े आदमी बन सकते हो, पर इस मार्केट का नाम कैपिटल मार्केट है। मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बैंक कैसे खोल दूंगा? तो लोग कहेंगे ना कैपिटल देने के लिए मार्केट है, कैपिटल लेने के लिए मार्केट थोड़ी है। कैपिटल ला के ट्रेड करने की मार्केट है ना। आप समझो मेरी बात, कि वही मैं आपको एग्जांपल दे दिया तो कि बैंक बिना पैसे के बैंक बन सकता है। कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को क्लैरिटी मिले कि क्यों क्या है। हाँ जी, ये सवाल मेरे नहीं होते, अच्छा, ये सवाल किसी के जहन में आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं एक बिल्डर बनूँ, मेरे पास प्लॉट ही नहीं है, मेरे पास प्लॉट ही प्रॉपर्टी नहीं है, नॉलेज है, मुझे बनानी आती है, तो मैं आई कैन बी अ गुड सिविल इंजीनियर बट आई कैन नॉट बी अ बिल्डर। आराम से 5 साल 10 साल लगा के पैसा जोड़ो, फिर आओ मार्केट में। छोटा पैसा अगर मार्केट को देते रहोगे 10 साल बाद भी यहीं रहोगे। बट ये अच्छी बात है कि सीखना शुरू कर दिया है, वो करो, सीखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि चलो तभी सीख लेंगे, ये नॉलेज तो वही रहने वाली है। सीखोगे अभी तब जाके जब अपना कैपिटल इकट्ठा होगा तभी तो होगा ना, कि तब तो मैं ट्रेंड हो जाऊंगा ना। 2 बाण है ये, दोनों चाहिए। हाँ जी, पर जो जिस टाइम पे चलाना है वो उसी टाइम पे यूज़ करना आना चाहिए। जैसे नॉर्मल लाइफ में अब आप ट्रेडिंग करते हो तो क्या मतलब आसपास घर पे दोस्तों में क्या माहौल होता है कि यार इस चीज़ को कैसे देखा जाता है? देखो, मैं लक्की हूँ, मेरे डैड शुरू से इन्वेस्ट करते हैं, तो ही हैड मेड मनी, ठीक है। उन्होंने बहुत चिल्लड़ प्राइस में आज के ब्लू चिप बाय करे हुए हैं, अच्छा, ठीक है। तो उनको पता है पैसा तो बनता है। स्टार्टिंग में वो भी बोलते रहे कि क्या कर रहा है, क्यों बन रहा है, अब दूसरा काम चालू कर ले। मैंने एक्चुअली 3-4 प्रोफेशन मैंने करे हुए हैं, स्टार्ट किया। मैं प्रॉपर्टी डीलर तक था एक टाइम पे। क्या बात है। वहाँ क्या था, मेरा ऑफिस था ना, कि जब हमारे एरिया के अंदर जस्ट एंटर करते ही मेरा ऑफिस था, तो वहाँ ना इतनी फेक क्वेरीज आती थी। क्या नाम था ऑफिस का? हाँ, आहूजा प्रॉपर्टीज, ठीक है। बहुत लोग आते थे वहाँ। उसमें भी प्रॉप वर्ड था ठीक है। वहाँ पर क्या था, मैंने उसका काम किया, तो वहाँ बेसिकली क्या था कि अननोन क्वेरीज बहुत थी। वहाँ मेरे पास कैपिटल नहीं थी तब। एक सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर होने के लिए मेरे ख्याल से अच्छी खासी कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास इतने फंड्स नहीं है स्टार्टिंग में कि आप अपना कोई आपको सस्ता प्रॉपर्टी बेच रहा है और आप खरीद करके उसे रेनोवेट करके रीसेल नहीं कर सकते, तो आप नहीं बन सकते। मैं फेल हुआ वहाँ पे, मैंने बंद कर दिया काम वो, क्योंकि कैपिटल नहीं थी। इसीलिए इस मार्केट में कैपिटल जो लेके आया, जब मैं लेके आया, फिर मैंने उसको ग्रो करा, ठीक है, तो मैंने पैसा बनाया। अगर मेरे पास कैपिटल नहीं होती तो मैं यहाँ भी फेल हो सकता था। मेरे डैड का बिजनेस है, मैंने उसमें भी कोशिश करा करने की, पर वो थोड़ा अपना ओल्ड स्कूल थे, तो बेसिकली मेरे डैड ने मेरे को स्टॉक मार्केट में हेल्प किया, फंड्स दिए, पर वो जो अपना काम करते थे उसके अंदर मेरे को नहीं जमा, मैंने नहीं करा वो भी। चलो, वो तो हर एक का अपना एक जर्नी होता है। बेसिकली मेरे डैड के बिजनेस में ही कैन ईजिली मैनेज इट, तो वो जब काम एक जना कर सकता तो 2 जने मैनेज करें, तो व्हाई शुड वी हैव 2 ब्रेन्स इफ वी कैन डू इट विद 1। चलो, थैंक यू सो मच। चलो, बहुत मजा आया, ठीक है सच जी, में। रेस्ट नहीं लेना।